नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। एक लोलीप से उत्सुक थे, स्वाभाविक रूप से इसका अध्ययन करना चाहते थे। डॉट 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 फिर मैं पुनः कनेक्शन सर्जरी कराऊंगा। डॉट डॉट सर्जरी में कितना खर्च आएगा? लिन मिंग एक पल के लिए झिझके, फिर दांत पीसकर बोले और अंततः ये कठिन निर्णय लिया। सिस्टम द्वारा जबरन सार्वजनिक नग्नता के लिए सजा देने की अंतिम तिथि परसों थी। सिस्टम की प्रकृति को देखते हुए अगर उसने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया तो सिस्टम निश्चित रूप से उसे सड़कों पर नग्न दौड़ने के लिए मजबूर करेगा। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना ही था। सिस्टम द्वारा मजबूर होने के बजाय वह स्वेच्छा से भी ऐसा कर सकता है। कम से कम इस तरह वह थोड़ा बेहतर महसूस कर सकता है ना? नग्न होकर दौड़ने से पहले लिन मिंग को जिस समस्या से जूझना पड़ा वह थी पेशाब करने की समस्या। नहीं तो उसे लगा कि शायद वह परसों तक भी नहीं टिक पाएगा और घुट घुट कर मर जाएगा। इस विचार पर लिन मिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, उसकी त्वचा कांपने लगी, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, उसके माथे पर नसें उभर आईं और उसने अपने मन में 8 पीढ़ियों पहले सिस्टम के पूर्वजों को शाप दिया। यदि यह मूर्खतापूर्ण ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम नहीं होता तो उसका अंत इतनी दयनीय स्थिति में कैसे होता? ये बिल्कुल हास्यास्पद है। वह लिन मिंग अपने पूरे जीवन में प्रतिभाशाली रहे थे, तो उन्होंने ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रणाली को क्यों जागृत किया? अपने दिल में ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम के प्रति उग्र गुस्से के बावजूद लिन मिंग पूरी तरह से असहाय थे और सर्जरी के लिए केवल डॉक्टर की सलाह का पालन कर सकते थे। उसने पहले सिस्टम से पूछा था कि क्या उसे पुनर्स्थापित करने का कोई तरीका है और वाईमाई सिस्टम ने स्पष्ट उत्तर दिया था। जब तक वह लगातार वाईमाई कार्यों को पूरा करता रहेगा, वह अहंकार अर्जित करेगा, जिसका उपयोग वह सिस्टम मॉल में अपने टूल को बहाल करने सहित विभिन्न क्षमताओं के बदले में कर सकता है। सिस्टम का विशिष्ट उत्तर प्राप्त करने के बाद ही लिन मिंग को आराम की झलक महसूस हुई। कम से कम उसे अभी भी एक सामान्य आदमी बनने की उम्मीद थी, है ना? हालांकि ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण जाल था, लिन मिंग इसके बिना नहीं रह सकते थे। उसकी सारी आशा सिस्टम पर टिकी थी। आपकी विशेष स्थिति को देखते हुए अस्पताल आपकी सर्जरी की फीस माफ कर सकता है, लेकिन हम आपके मामले का विश्लेषण और संकलन करेंगे, फिर इसे प्रासंगिक चिकित्सा पत्रिकाओं में प्रकाशित करेंगे, जिसके लिए आपकी सहमति की आवश्यकता होगी। बैककोड बेशक आपके नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। उपस्थित चिकित्सक ने स्वाभाविक रूप से लिन मिंग की चिंताओं से पूरी तरह अवगत होकर उत्तर दिया। आखिरकार ये लड़का कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा था और कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। संभवतः वह एक अनाथ था जिसके माता पिता नहीं थे और इस प्रकार वह उच्च चिकित्सा खर्च वहन करने में असमर्थ था। अस्पताल कोई दान नहीं है। यदि लिन मिंग की स्थिति वास्तव में अद्वितीय, अभूतपूर्व और अनुसंधान के लिए अत्यधिक मूल्यवान नहीं होती तो अस्पताल ने उनकी सारी फीस माफ नहीं की होती। डॉट डॉट मैं सहमत हूँ। डॉट 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 और इसलिए उपस्थित चिकित्सक की व्यवस्था के तहत लिन मिंग को आधे घंटे बाद ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया और उनकी बेहद अनोखी सर्जिकल यात्रा शुरू हुई। 65 शक्ति अवतरित होती है। रोल्स रॉयस सड़क पर तेजी से दौड़ी और लगभग 1 घंटे के बाद जियांग चे का काफिला अंततः लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचा। कार पार्क करने के बाद अंगरक्षक सबसे पहले बाहर निकला और सम्मानपूर्वक जियांग चे के लिए पीछे की कार का दरवाजा खोला। जियांग चे और ली यानरान हाथ पकड़कर एक साथ बाहर निकले। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकले, सफेद कोट पहने डॉक्टरों का एक समूह जियांग चे की ओर दौड़ा, झुकते हुए और कुरेदते हुए, मुस्कुराते हुए और चापलूसी से भरे चेहरे के साथ। युवा मास्टर जियांग, नमस्ते नमस्ते। निरीक्षण के लिए हमारे अस्पताल में आपका स्वागत है। मैं लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल का निदेशक चेन यूरेन हूँ। नेता लगभग 60 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी कनपटी भूरे रंग की थी, एक दयालु मुस्कान थी और उसने अपना हाथ नीचे की ओर फैलाया हुआ था। जिनकेओन ग्रुप के पास लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में भी शेयर थे और उस पर एक महत्वपूर्ण प्रतिशत था। जियांग चे सही मायने में युवा मास्टर था और चेन यूरेन अधिक से अधिक एक कर्मचारी था। युवा मास्टर के सामने चेन यूरेन ने स्वाभाविक रूप से एक अच्छा रवैया बनाए रखा। लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल सतह पर एक सार्वजनिक श्रेणी अस्पताल प्रतीत होता है, लेकिन यह मामला नहीं था। आंतरिक विवरण बाहरी लोगों के जानने के लिए नहीं थे। 1 घंटे पहले ये खबर मिलने पर कि जियांग चे अस्पताल आ रहे थे, चेन यूरेन पहले से ही 20 मिनट से अधिक समय से पार्किंग में डॉक्टरों के इस समूह के साथ इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकें और जियांग चे उनमें से एक था। निर्देशक चेन, नमस्ते। जियांग चे ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोस्ताना अंदाज में चेन यूरेन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर वार नहीं कर सकता और इसके अलावा जियांग चे अहंकारी, दंभी, बुद्धिहीन खलनायक की तरह नहीं था। दूसरों के सामने वह हमेशा एक सौम्य और परिष्कृत महान युवा गुरु थे। युवा मास्टर जियांग, ये है। अभिवादन के बाद चेन यूरेन ने साथ आए अन्य डॉक्टरों का संक्षेप में जियांग चे से परिचय कराया। ली यानरान, जो उनके बगल में थी, पूरे समय चुप रही। उसकी आंखें थोड़ी जटिल लग रही थीं। निस्संदेह ली यानरान के सामने के दृश्य का उस पर महत्वपूर्ण दृश्य प्रभाव पड़ा। 3 साल में जब उसका छोटा भाई अस्पताल में भर्ती हुआ था, ली यानरान व्यावहारिक रूप से हर दूसरे दिन लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स अस्पताल जाती थी, इसलिए वह उस जगह से बहुत परिचित थी। सप्ताह के दिनों में जब वह अकेली आती थी, निदेशक की तो बात ही छोड़िए, अपने भाई के उपचारकर्ता चिकित्सक से मिलना भी मुश्किल होता था। अब जियांग चे अभी कार से बाहर निकला था और निदेशक अधीरता से विभिन्न विभागों के प्रमुखों का स्वागत करने के लिए नेतृत्व कर रहा था, झुक रहा था और कुरेद रहा था, उसकी बेहद चापलूसी कर रहा था। इस प्रकार का उपचार कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी प्राप्त कर सके। इस समय शक्ति का अर्थ पूरी तरह से साकार हो गया था। यह पहली बार था जब ली यानरान ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था कि लिनजियांग शहर में उसके बगल वाले व्यक्ति का प्रभाव कितना भयानक था। वह केवल निम्न वर्ग की व्यक्ति थी। जियांग चे जैसे शीर्ष युवा मास्टर की कृपा पाने के लिए वह और क्या मांग सकती है? जियांग चे के साथ खुद को सफलतापूर्वक जोड़ने से उसके जीवन में पूरी तरह से जबरदस्त बदलाव आ सकते हैं। लिनजियांग शहर की अनगिनत महिलाएं जियांग चे के बिस्तर पर जाना चाहती थीं, लेकिन उनके पास अच्छे अवसर का अभाव था। अब जबकि जियांग चे उस पर मेहरबान थी, तो क्या यह उस पर स्वर्ग की दया नहीं थी कि इसने उसे विशेष रूप से अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया? ये सोचते हुए ली यानरान ने धीरे धीरे जियांग चे के साथ पहचान की भावना विकसित की और अपना प्रारंभिक प्रतिरोध खो दिया। सुरक्षा नामक भावना, जो कई वर्षों से गायब थी, एक बार फिर उसके पूरे दिल में भर गई और यहाँ तक कि पुरुषों के प्रति उसकी मनोवैज्ञानिक घृणा भी थोड़ी कम हो गई। ली यानरान आपके साथ बेहद सुरक्षित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5555।
जियांग चे ने आश्चर्य से ली यानरान को देखा, सोच में डूब गई। निर्देशक चेन ज्यूरेन का उनके स्वागत के लिए आगमन उनकी जानबूझकर की गई व्यवस्था नहीं थी, यह एक अनजाने में किया गया कार्य था, अप्रत्याशित लेकिन उचित। ऐसा लग रहा था कि इस अनजाने कृत्य से ली यानरान को बहुत झटका लगा, जिसने चुपचाप उसके आंतरिक विचारों को बदल दिया। जियांग चे ने ज्यादा आगे नहीं सोचा और चेन ज्यूरेन के नेतृत्व में सीधे इनपेशेंट भवन की ओर चला गया। जब तक वह आज ली जिमिंग के एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को सफलतापूर्वक ठीक कर लेता है, वह आज रात सुंदरता का दिल जीतने और जीत का फल प्राप्त करने में सक्षम होगा। मर्सिडीज बेंज जी वेगन के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का एहसास बहुत लुभावना था और जियांग चे भी इसके लिए बहुत उत्सुक था। सुबह में उन्होंने केवल जी वेगन के स्टीयरिंग व्हील का संक्षिप्त परीक्षण किया था। इस लग्जरी कार का प्रदर्शन और संचालन वास्तव में कैसा था, जियांग चे को अभी तक नहीं पता था। चेन ज्यूरेन के नेतृत्व में जियांग चे जल्दी से आंतरिक रोगी विभाग की 16वीं मंजिल पर पहुंचे और ली जिमिंग को एक विशेष देखभाल वार्ड में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए, ऑक्सीजन मास्क पहने हुए और आईवी ड्रिप प्राप्त करते हुए पाया। ली जिमिंग लगभग 18 या 19 साल का था, पतला शरीर, पीला रंग, धुंधली आंखें, छत की ओर घूर रहा था, न जाने क्या सोच रहा था। यंग मास्टर जियांग, मिस ली के भाई की हालत थोड़ी गंभीर है। उनका एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस अंतिम चरण में पहुंच गया है, उनके अंग कमजोर हैं और हिलने डुलने में असमर्थ हैं, उनका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त है और उन्हें निगलने में कठिनाई होती है। यहाँ तक कि कुछ चावल, दलिया या दूध भी निगलने में मुश्किल होती है और वह केवल ग्लूकोज के माध्यम से जीवन बनाए रख सकते हैं। सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है, सामान्य व्यक्ति की तरह बोलना भी मुश्किल हो गया है। अगर यही स्थिति जारी रही, इस बिंदु पर चेन ज्यूरेन की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मिस ली का भाई किसी सामान्य बीमारी से पीड़ित था और वह व्यक्तिगत रूप से जियांग चे के सामने ऑपरेशन करना और दिखाना चाहते थे। ली जिमिंग के मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ने के बाद चेन ज्यूरेन ने इस अवास्तविक विचार को पूरी तरह से त्याग दिया था। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस उन चिकित्सीय चुनौतियों में से एक है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। यहाँ तक कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ भी इसका इलाज नहीं कर सकते अकेले उसे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वह धीरे धीरे केवल मौत का ही इंतजार कर सकता है। इसके अलावा ली जिमिंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और 20 साल की उम्र के बाद जीवित रहना मुश्किल होगा। यंग मास्टर जियांग, ली यानरान ने जियांग चे को बेहद आशा भरी नजरों से देखा, उसकी सितारा जैसी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। पहले से ही जियांग चे के शानदार चिकित्सा कौशल को देखने के बाद ली यानरान ने लंबे समय से जियांग चे को अपनी आखिरी उम्मीद माना था। चिंता मत करो, जियांग चे ने ली यानरान के सुगंधित कंधे को थपथपाया और कुछ नहीं कहा। चेन ज्यूरेन और डॉक्टरों और नर्सों के एक समूह की स्तब्ध निगाहों के तहत उसने एक चांदी की सुई पकड़ी और धीरे धीरे ली जिमिंग के बिस्तर के पास पहुंचा। मिस ली, यंग मास्टर जियांग, वह प्रारंभिक घबराहट के बाद चेन ज्यूरेन जल्दी से ठीक हो गए और बोलने में झिझकने लगे। इस रुख से जियांग चे का इरादा व्यक्तिगत रूप से ली जिमिंग का इलाज करने का था और एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर के साथ। क्या ये मजाक नहीं था? भले ही जियांग चे एक शीर्ष युवा गुरु के रूप में अविश्वसनीय रूप से शुष्क और उबाऊ पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखेंगे, भले ही उन्होंने वास्तव में कुछ हासिल किया हो, इतनी कम उम्र में उनके पास कितनी उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा वह एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का सामना कर रहे थे, एक ऐसी समस्या जिसने अनगिनत वर्षों से पूरे चिकित्सा समुदाय को परेशान कर रखा था। हालांकि वह आंतरिक रूप से बहुत असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि जियांग चे ऐसा करना चाहता था, चेन ज्यूरेन ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मुझे उस पर विश्वास है। ली यानरान ने स्वाभाविक रूप से चेन ज्यूरेन के विचारों को समझा, मंद मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बताया। चेन ज्यूरेन चुप रहे और उन्हें मनाने का विचार छोड़ दिया। यहाँ तक कि मरीज के परिवार के सदस्य ली यानरान भी सहमत थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। 66 गॉडफादर, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ली जिमिंग के पास जाकर जियांग चे ने अपना हाथ बढ़ाया और चांदी की सुइयों की एक पंक्ति एक ठंडी चमक छोड़ते हुए उसकी उंगलियों पर दिखाई दी, जो आत्मा को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जियांग चे ने अपने शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को प्रवाहित किया, क्यूई के साथ सुइयों में हेरफेर किया, जिससे समय समय पर उनसे एक सूक्ष्म कंपन का उत्सर्जन हुआ, जो विशेष रूप से शांत अस्पताल के कमरे में परेशान करने वाला था। बैककोट, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ हूँ। बच्चे, थोड़ा आराम करो। ली जिमिंग की भयभीत नजर को देखकर जियांग चे थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहने से पहले एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया। सबसे पहले उन्होंने ली जिमिंग के शरीर के भीतर छिपी जन्मजात क्यूई को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए ताई डिवाइन नीडल्स का उपयोग किया, जिसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता था। फिर उपचार के लिए ताई डिवाइन नीडल्स की सहायता ली। ताई डिवाइन नीडल्स की क्षय को आश्चर्य में बदलने की क्षमता के साथ ली जिमिंग की लगातार बीमारी का इलाज करना आसान था। जियांग चे की हरकतें तरल और निर्बाध थीं, जो देखने लायक थी। कुछ समय पहले ली जिमिंग को जियांग चे ने हाथी की तरह चुभाया था, उसके पूरे शरीर में सिर से पैर तक चांदी की सुइयों की पंक्तियां घुसा दी थीं। ऐसा लग रहा था कि ये चांदी की सुइयां जीवित हो गई हैं, यहाँ तक कि ली जिमिंग के शरीर से जुड़ी होने के बावजूद वे समय समय पर हल्की कांपती आवाजें निकालती रहीं। इस समय अस्पताल के कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और जियांग चे की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। चेन ज्यूरेन, वह बूढ़ा व्यक्ति, उसकी आंखें भी चमक रही थीं, उसकी सांसें कुछ तेज हो रही थीं और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। जो जितना पुराना होता जाता है, वह उतना ही अधिक परिष्कृत होता जाता है। चीनी और पश्चिमी चिकित्सा दोनों में व्यापक ज्ञान के साथ दशकों तक चिकित्सा की कला का परिश्रमपूर्वक अध्ययन करने के बाद चेन ज्यूरेन ने स्वाभाविक रूप से सुई तकनीक की असाधारण प्रकृति को पहचान लिया, जिसका उपयोग जियांग चे कर रहे थे। इस सुई तकनीक का नाम जाने बिना भी चेन ज्यूरेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि ली जिमिंग का रंग धीरे धीरे हल्के से गुलाबी हो गया था और पास के उपकरणों के डेटा से यह भी पता चला कि ली जिमिंग के विभिन्न शारीरिक कार्य धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। इस दृश्य को देखकर न केवल चेन ज्यूरेन आश्चर्यचकित रह गए, बल्कि उनके साथ आए डॉक्टरों का समूह भी पूरी तरह से अवाक रह गए। एक दूसरे की नजरें बदल रहे थे और एक दूसरे की आंखों में गहरा सदमा देख रहे थे, उनके दिल भावना की लहरों से हिल रहे थे। यदि यह चिंता नहीं होती कि इस समय बिना सोचे समझे बोलने से जियांग चे को परेशानी होगी, तो उन्होंने पहले ही गहन चर्चाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी होती। बात बस इतनी थी कि उनके सामने का दृश्य बहुत अविश्वसनीय, बहुत बेतुका था। हालांकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, फिर भी यह उन्हें अविश्वसनीय रूप से अवास्तविक लगा। हर चीज से संकेत मिलता है कि यह युवा मास्टर जियांग पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक्यूपंक्चर के माध्यम से इस अंतिम चरण के एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस रोगी को वास्तव में ठीक कर सकता है। ये बहुत ही अपमानजनक था। ली यानरान ने भी जियांग चे की हर हरकत को ध्यान से देखा, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी थीं, एक भी विवरण चूकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसका पूरा अस्तित्व इतना उत्तेजित हो गया कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में चमकते आंसू आने लगे।
15 मिनट बाद जब जन्मजात क्यूई ने ली जिमिंग की पूरी त्वचा और हड्डियों में पूरी तरह से प्रवेश कर लिया तो जियांग चे ने ली जिमिंग की उंगलियों को चुभाया जिससे दूषित रक्त बाहर निकल गया। फिर उसमें डाली गई सभी चांदी की सुइयों को एकत्र किया और मन मन मुस्कुराए। मिशन पूरा हुआ। जीजा जी, अब आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। जियांग चे को स्वाभाविक रूप से अपने ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था। विभिन्न परीक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। ली जिमिंग के चेहरे की विशेषताओं को देखकर वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि ली जिमिंग पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये कहना होगा कि लोगों का इलाज करना वास्तव में कठिन काम है, विशेष रूप से जब ली जिमिंग जैसे असाध्य रूप से बीमार एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस रोगी का सामना करना पड़ रहा हो तो भारी मात्रा में सच्ची क्यूई की आवश्यकता होती है और उपचार प्रक्रिया के दौरान कोई गलती नहीं हो सकती है। हालांकि प्रक्रिया कुछ कठिन थी, फिर भी परिणाम अच्छा था। कड़ी मेहनत करने के बाद वह आज रात इस अद्वितीय सुंदरता लियानरान को पूरी तरह से जीतने में सक्षम होगा। पवित्र बकवास, मैं वास्तव में ठीक हो गया हूँ। जियांग चे द्वारा सभी चांदी की सुइयों को हटा देने के बाद ली जिमिंग को अंततः अपने अंगों में ताकत लौटने का एहसास हुआ। चौंक कर वह अस्पताल के बिस्तर पर सीधा बैठ गया और अजीब सी चीख निकाल रहा था। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, क्योंकि उसने पाया कि न केवल वह फिर से बोल सकता है और उसकी शारीरिक संवेदनाएं पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, बल्कि उसके पूरे शरीर में जो दर्द था वह धीरे धीरे कम हो गया और उसे भूख की लंबे समय से चली आ रही भावना भी महसूस हुई। हर चीज से संकेत मिलता है कि उसके शरीर में वास्तव में सुधार हुआ है। अरे साले, तू अभी तक अपने जीजाजी को धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा? अगर उसने कार्रवाई नहीं की होती तो आपके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। लियानरान, जो मूल रूप से भावनाओं और आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी, अपने अविश्वसनीय छोटे भाई के बोलते ही हंसी और गुस्से में आ गई। वह आगे बढ़ी और ली जिमिंग के कान को घुमाया और दांत पीसकर उसे याद दिलाया। लियानरान ने जियांग चे की बहनोई के रूप में स्वघोषित स्थिति का खंडन नहीं किया, वह पूरी तरह से सहमत हो गई। उनके समझौते के अनुसार यदि जियांग चे अपने भाई की लगातार बीमारी को ठीक कर देती है तो वह जियांग चे की पत्नी बन जाएगी। अपने भाई के चमत्कारी परिवर्तन को देखने के बाद लियानरान ने स्वाभाविक रूप से अपनी बात रखी। उसने पहले ही पार्किंग स्थल में इस परिणाम को स्वीकार कर लिया था। पुरुषों के प्रति लियानरान की मनोवैज्ञानिक घृणा उसके छोटे भाई पर लागू नहीं होती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके साथ बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। दीदी सही कह रही है। ली जिमिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, अपने हाथ के पिछले हिस्से से सुई निकाली, अस्पताल के बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष किया और फिर जियांग चे के सामने जोर से घुटने टेक दिए। मेरे धर्मात्मा पिता, कृपया अपने बच्चे का प्रणाम स्वीकार करें। ठीक से बोलो। लियानरान ने ली जिमिंग को घूर कर देखा और उसके सिर के पिछले हिस्से पर फिर से थप्पड़ मारा। ओह, ली जिमिंग ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और वास्तव में मान लिया। उसकी बहन चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसकी नजर में वह किसी शेरनी से अलग नहीं थी। इसके अलावा उसने पिछले 3 वर्षों में अपनी बहन की सावधानीपूर्वक देखभाल देखी थी। ली जिमिंग अब बच्चा नहीं था और स्वाभाविक रूप से बेहद आभारी था। यदि उसकी बहन ने उसका पालन पोषण नहीं किया होता तो शायद वह सड़कों पर भूखा मर जाता और ठीक होने के आज तक जीवित नहीं रह पाता। धन्यवाद जीजाजी, मेरी लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए। आपका छोटा भाई आपको और बहन को सौहार्दपूर्ण 100 साल, अच्छे बच्चों का शीघ्र जन्म, प्यार में शाश्वत विसर्जन, एक जन्म में 8 बच्चे, कई बच्चे और पोते पोतियां और साझा पारिवारिक आनंद की कामना करता है। जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से पहले ली जिमिंग अपनी बहन के साथ लिनजियांग शहर चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखी। उन्होंने भी लगभग 2 साल से बात नहीं की थी, इसलिए वह थोड़ा असंगत लग रहे थे। अपने भाई की बढ़ती अपमानजनक टिप्पणियों को सुनकर लियानरान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी त्वचा भी हल्की गुलाबी रंगत में आ गई। वह अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और शर्मिंदगी दोनों महसूस कर रही थी। उसका अविश्वसनीय छोटा भाई वास्तव में अभी भी इतना निर्लिप्त था। उसने और जियांग चे ने कोई अंतरंग संबंध भी नहीं बनाया था, तो इतने सारे बच्चे और पोते पोतियां कहां से आएंगे? और एक जन्म में 8 बच्चे। ये बदमाश भाई उसे थकाकर मार डालना चाहता था। उठो, हम सभी परिवार हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। जियांग चे ने आगे बढ़कर ली जिमिंग की मदद की, जिसे ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। वह बिना एक शब्द कहे उसे अपने गॉडफादर के रूप में स्वीकार करना चाहता था। कहना ही पड़ेगा, उसका छोटा जीजा सचमुच अनोखा था। विभिन्न परीक्षाओं के लिए डॉक्टरों के एक समूह के साथ ली जिमिंग को घेरने के बाद केवल जियांग चे और लियानरान ही अस्पताल के कमरे में रह गए। यंग मास्टर जियांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लियानरान ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा एक भरपूर मुस्कान से चमक रहा था और वह थोड़ा झुक गई, सीधे जियांग चे को एक गहरा प्रणाम करते हुए अपने दिल में असीम कृतज्ञता महसूस की। लियानरान आपका बहुत आभारी है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 6666। लियानरान बहुत प्रभावित है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3344। 67। जियांग चे का खराब स्वाद। हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या आपको धन्यवाद कहने की जरूरत है? जियांग चे ने पलकें झपकाईं, उसके शब्द स्पष्ट थे और उसने सूक्ष्मता से अपनी मूल्यांकनात्मक दृष्टि वापस ले ली। चोटियां इकट्ठी हुईं, लहरें उठीं। लियानरान जैसी महिला को भविष्य में अपने बच्चों के भूखे मरने की चिंता कभी नहीं होगी। मम। लियानरान ने हल्के से अपने मोती जैसे दांत काटे, अपने लाल होठों को भींच लिया, उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो गईं, उसका दिल कांप रहा था जैसे हेडलाइट में फंसी हिरन। उसे स्वीकार करना पड़ा, जियांग चे ने वास्तव में उसे कुछ हद तक मंत्रमुग्ध कर दिया था और उसके भीतर अचानक एक बहुत ही अजीब भावना पैदा हुई, एक अनोखा अनुभव जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जब जियांग चे, ये सुसंस्कृत बदमाश, उसे धमका नहीं रहा था तो वह वास्तव में असाधारण रूप से आकर्षक था। लियानरान ने महसूस किया कि जियांग चे के प्रति उसकी आंतरिक अस्वीकृति शुरुआत की तुलना में काफी कम हो गई है, उसकी मानसिकता चुपचाप बदल गई है और उसकी मनोवैज्ञानिक गलतफहमी में भी सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लियानरान को समझ नहीं आया कि उसमें इतना अजीब बदलाव क्यों आया, लेकिन वह जानती थी कि यह एक अच्छी शुरुआत थी। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद चेंज यूरिन लगातार खुद से बड़बड़ाते हुए ली जिमिंग के साथ वार्ड में लौट आए। एक चिकित्सीय चमत्कार, वास्तव में एक चिकित्सीय चमत्कार। कठोर चिकित्सा परीक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद चेंज यूरिन ने पाया कि उन्नत एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित मरीज ली जिमिंग में वास्तव में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ है, जिसमें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। उनका शरीर पूरी तरह से 18 या 19 साल के व्यक्ति की चरम स्थिति में बहाल हो गया है। युवा मास्टर जियांग, मेरा एक विनम्र अनुरोध है। जियांग चे की ओर बढ़ते हुए चेंज यूरिन एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंततः बोलने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसे ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल के साथ यदि जियांग चे चिकित्सा का अभ्यास कर सकता है और जीवन बचा सकता है, तो कौन जानता था कि वह कितने जीवन बचा सकता है।
बेशक चेंज यूरेन भी अपने दिल में जानते थे कि ऐसे धनी यंग मास्टर से यह उम्मीद करना अवास्तविक था कि वह अपने वर्तमान असाधारण जीवन को त्याग देगा और एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर बन जाएगा जो पूरे दिन मरीजों को परामर्श देता है। उसे ऐसी असाधारण आशा नहीं थी। उन्हें केवल जियांग चे को मानद दीन की उपाधि देने की आशा थी, ताकि यदि भविष्य में उनके अस्पताल को किसी भी बहुत मुश्किल चिकित्सा स्थिति का सामना करना पड़े तो वे इस चिकित्सा ऋषि को सेवानिवृत्ति से बाहर आने के लिए आमंत्रित कर सकें। आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में मानद दीन पद पर आसीन हो जाऊं, और यदि भविष्य में आपको कोई चिकित्सीय समस्या आती है तो आप चाहते हैं कि मैं मदद करूं। जियांग चे ने चेंज यूरेन पर नजर डाली और तुरंत उसके अधिकांश विचारों का अनुमान लगा लिया। आखिरकार उनकी स्थिति को देखते हुए भले ही उन्हें चिकित्सा का अभ्यास करना हो, सबसे निचला प्रारंभिक बिंदु एक मानद दीन होगा। बैककोट युवा मास्टर जियांग अंतर्दृष्टिपूर्ण है, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। आप क्या सोचते हैं यंग मास्टर जियांग? चेंज यूरेन ने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। मैं इस समय विश्वविद्यालय में हूं और मुझे सप्ताह के दिनों में कंपनी के विभिन्न मामलों को भी संभालना पड़ता है, इसलिए मेरे पास ज्यादा खाली समय नहीं है। जियांग चे ने बिना कुछ सोचे समझे चेंज यूरेन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपना सिर हिला दिया। अपने ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल के साथ जियांग चे की योजना नायक को लक्षित करने और मुख्य महिला को जीतने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की थी, न कि एक उचित डॉक्टर बनने की। इसके अलावा उसकी स्थिति को देखते हुए पूरे लिंजियांग शहर में कितने लोगों को बचाने का उसका प्रयास सार्थक था। निस्संदेह यदि किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन कोई शक्तिशाली व्यक्ति जैसे उसके पिता या दादा बीमारी से पीड़ित हों तो जियांग चे को मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। संक्षेप में वह ऐसा कुछ भी करने में बहुत आलसी था जिससे उसे कोई फायदा न हो। वैसे भी उनके पास पहले से ही कई उपाधियां थी, इसलिए चिकित्सा संत के एक और प्रभामंडल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यह ठीक है। जियांग चे के इनकार को सुनने पर हालांकि चेंज यूरेन को पछतावा हुआ, लेकिन उसने उसे आगे मनाने की हिम्मत नहीं की। जियांग चे के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वह चुपचाप डॉक्टरों और नर्सों के एक समूह के साथ चले गए। आपको इन कुछ दिनों में अस्पताल में अच्छा आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेने आऊंगा। चेंज यूरेन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद लियानरान ने अस्पताल के बिस्तर पर आज्ञाकारी रूप से लेटे हुए अपने छोटे भाई को देखा और धीरे से बोला। उसकी अभिव्यक्ति सौम्य थी, उसका मन भी कुछ हद तक चकित था। उसके छोटे भाई की लाइलाज बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसके दिल पर लटका हुआ भारी पत्थर आखिरकार गिर गया, जिससे लियानरान को राहत मिली। हालांकि उसके छोटे भाई की हालत पूरी तरह से ठीक हो गई थी, फिर भी उसे आज रात अपना वादा पूरा करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास उसे अस्पताल से बाहर ले जाने और उसके जीवन की व्यवस्था करने का समय नहीं था। बेहतर होगा कि उसे 2 दिन और रहने दिया जाए। ठीक है बड़ी बहन, चिंता मत करो बड़ी बहन, मैं स्वस्थ होने के लिए आज्ञाकारी रूप से अस्पताल में रहूंगा। लीजिमिंग ने बिना किसी खंडन के अपनी बड़ी बहन के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। शाम 8 बजे जैसे जैसे शाम ढलती गई, लीजिमिंग के बाद के अस्पताल में भर्ती मामलों की व्यवस्था करने के बाद जियांग चे लियानरान को ले गए और साथ में वार्ड से बाहर चले गए। रोगी भवन से निकलने के बाद जियांग चे ने कियांग जी को चौक में उत्सुकता से उनका इंतजार करते देखा। यंग मास्टर, जियांग चे को प्रकट होते देख कियांग जी तेजी से 3 कदमों में जियांग चे के पास भागा। उसकी मुस्कुराहट फीकी और बेवजह कुछ हद तक भद्दी थी। कियांग जी को देखकर लियानरान की नाजुक भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और वह उससे थोड़ा और दूर जाते हुए 3 कदम पीछे हट गई। तभी लियानरान को देर से एहसास हुआ कि उसकी मनोवैज्ञानिक गलतफहमी में सुधार नहीं हुआ था। बात बस इतनी थी कि जियांग चे और उसके छोटे भाई का सामना करते समय उसकी प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं थी। जैसे ही एक अन्य व्यक्ति उसके 1 मीटर के भीतर आया, लियानरान को अभी भी सहज रूप से घृणा महसूस हुई। लियानरान को लिन कियांग से घृणा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। जियांग चे ने आश्चर्य से अपने बगल में लियानरान को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। चूंकि उसे पहले सिस्टम फीडबैक संकेत नहीं मिले थे, जियांग चे ने सोचा था कि लियानरान की मनोवैज्ञानिक बीमारी में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि यह चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करती हो? कितना दिलचस्प है। कियांग जी की मुस्कान भी फीकी पड़ गई और वह अंदर से अवाक रह गया। भले ही वह अपने यंग मास्टर जितना सुंदर नहीं था, फिर भी वह कम से कम मोटी भौहों और बड़ी आंखों वाला एक सख्त आदमी था, है ना? क्या उनका 3 कदम पीछे हटने का कदम गंभीर था? मुझे बताओ लिनमिंग की अब क्या स्थिति है? जियांग चे ने लियानरान के मुद्दे पर ज्यादा गहराई से विचार नहीं किया और सीधे कियांग जी पर जवाब के लिए दबाव डाला। युवा मास्टर, लिनमिंग वास्तव में दुखी है। बैककोट डॉक्टरों ने आज ही उनकी एक अभूतपूर्व सर्जरी तय की थी। जियांग चे को गंभीर मामले का जिक्र करते हुए सुनकर कियांग जी की मुस्कान और भी भद्दी हो गई और उसने उत्साहपूर्वक जियांग चे को इस अवधि के दौरान लिनमिंग की विभिन्न मुठभेड़ों के बारे में बताया। कियांग जी का कथन सुनने के बाद जियांग चे की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई और वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मूत्रमार्ग को गुदा से जोड़ना, क्या ये कुछ ऐसा है जो कार्बन आधारित जीवन रूप में सामने आ सकता है? ये कहा जाना चाहिए कि एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में लिनमिंग का जीवन वास्तव में कुछ हद तक दुखद था। सिस्टम अभी जागृत हुआ था और इससे पहले कि वह एक अद्भुत जीवन का आनंद ले पाता, उसके अपराध के उपकरण जब्त कर लिए गए, उसे सड़कों पर नग्न होकर दौड़ने के लिए मजबूर किया गया और अब वह सम हो गया। पिछली बार हमिंगबर्ड रोबोट के माध्यम से जियांग चे ने लिनमिंग को लगातार ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम को कोसते हुए देखा था और लिनमिंग ने वेईमाई सिस्टम द्वारा उसे दिए गए विभिन्न दंडों का उल्लेख किया था, इसलिए जियांग चे स्वाभाविक रूप से उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। ये सोचते हुए कि लिनमिंग परसों सड़कों पर जबरन नग्न होकर दौड़ेगी, जियांग चे को अचानक एक विचार आया जिसने कई शरारती विचारों को जन्म दिया। म्यू फैंग पर मोह के कार्ड का उपयोग करें, जिससे ये लड़का पहली नजर में लिनमिंग के प्यार में पड़ गया, प्यार में पागल हो गया और खुद को छुड़ाने में असमर्थ हो गया। क्या ये दोनों नायक प्रेम की चिंगारी नहीं जलाएंगे? उस समय क्या लिनमिंग का मूत्रमार्ग फट नहीं जाएगा? 68 विजय का फल मिलना। उन्होंने कियांग जी को लिनमिंग की निगरानी जारी रखने और किसी भी समय किसी भी घटनाक्रम की रिपोर्ट उन्हें देने का निर्देश दिया। जियांग चे ने लियानरान को रोल्स रॉयस में ले लिया, अंगरक्षक को गाड़ी चलाने का निर्देश दिया और यूनहाई ग्रैंड होटल की ओर चला गया। रोल्स रॉयस पूरे रास्ते बिना किसी बाधा के सड़क पर आसानी से चली। पिछली सीट पर लियानरान सीधी बैठी थी, उसके छोटे छोटे हाथ उसके कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए थे। उसकी अभिव्यक्ति बहुत तनावपूर्ण थी, उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। क्या गलत है? क्या आप घबराए हुए हैं? जियांग चे ने एक बटन दबाया, पीछे की सीट और सामने की ड्राइवर की सीट के बीच के विभाजन के शीशे को ऊपर उठाया और अपने बगल में लियानरान को चिढ़ाते हुए चंचल दृष्टि से देखा। एक शीर्ष लग्जरी कार के रूप में रोल्स रॉयस में स्वाभाविक रूप से ध्वनिरोधी ग्लास था, जो अत्यधिक मजबूत ध्वनि प्रतिरोधी सामग्री से बना था।
एक बार ऊपर उठने पर भले ही पीछे डीजे संगीत बज रहा हो, सामने की ड्राइवर की सीट पर थोड़ी सी भी आवाज नहीं आएगी, न ही उन्हें कुछ दिखाई देगा, खासकर जब से रोल्स रॉयस जियांचे एक विशेष रूप से संशोधित मॉडल था। पीछे की सीटों को धीरे से मोड़कर एक छोटा बिस्तर बनाया जा सकता है जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा हो। डॉट 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 मैं ठीक हूँ। लियाना रान की लंबी नाजुक पलकें थोड़ी कांप रही थीं और उसकी आवाज में भी कंपन का संकेत था। डॉट 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 तुम किससे डरते हो? ये युवा मास्टर कोई आदमखोर आदिम जानवर नहीं है। जियांचे धीरे से मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले लियाना रान के मोटे, सुडौल और हड्डी रहित शरीर को अपने आलिंगन में खींच लिया। उसने अपना हाथ सुंदर परिपक्व महिला की पतली कमर के चारों ओर लपेट लिया, जिससे लियाना रान उसकी गोद में बैठ गई। इस समय माहौल बेहद स्पष्ट था और कार का तापमान धीरे धीरे बढ़ गया। जियांचे लियाना रान की छोटी और जरूरी सांसों को भी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। डॉट 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 घबराने की कोई जरूरत नहीं। आओ अपनी नसों को शांत करने के लिए कुछ रेड वाइन लें। जियांचे ने रेफ्रिजरेटर से उच्च श्रेणी की रेड वाइन निकाली, 2 गिलास डाले और एक लियाना रान को दिया और उसे पीने के लिए इशारा किया। शराब लोगों को नशा नहीं देती, लोग खुद नशा करते हैं। उचित मात्रा में शराब पीना फोरप्ले के एक अच्छे रूप के रूप में काम कर सकता है। डॉट 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 ठीक है, लियाना रान ने चुपचाप जवाब दिया। उसके चेहरे पर लाली दिखाई देने लगी, उसकी त्वचा का रंग हल्का गुलाबी हो गया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। अपनी आंतरिक बेचैनी को दबाते हुए लियाना रान ने वाइन का गिलास उठाया, उसे जियांचे के साथ मिलाया और एक घूंट में पूरा पीने के लिए तैयार हो गई। हमें इसे क्रॉस आर्म ड्रिंक के रूप में पीना चाहिए। जियांचे को ये कहते हुए सुनकर लियाना रान थोड़ा अचंभित रह गई। जियांचे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर उसे थोड़ा मजा आया। क्या उसे ये लड़का कुछ प्यारा लग रहा था? मैं आपकी बात सुनूंगा। लियाना रान ने अपने कानों से बालों की एक लट को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, जियांचे पर एक आकर्षक नजर डाली और उसके लाल होंठ खोले। उसकी आवाज ठंडी, आकर्षक और झुनझुनी भरी थी। ये कहते हुए लियाना रान ने अपनी कमल जड़ जैसी जेड भुजा को सीधा किया और इसे जियांचे की बांह से जोड़ दिया। उसकी लोमड़ी भरी आंखें सिकुड़ गईं, उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और एक अद्भुत मुस्कान उसके सुंदर चेहरे पर छा गई, जो मनमोहक आकर्षण को उजागर कर रही थी। लियाना रान ने जियांचे के अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, नहीं वह इनकार करना चाहती थी, उसने बहुत पहले ही अनुपालन करने का निर्णय ले लिया था। अपने गिलास में रेड वाइन निकालते हुए लियाना रान ने अपने होठों को चाटा जैसे कि स्वाद का स्वाद ले रही हो। उसके चेहरे पर लाली और भी गहरी हो गई और यहाँ तक कि उसके नाजुक कान की बालियां भी लाल रंग की हो गईं। डॉट 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 हिचकी। लियाना रान ने एक हिचकी भरी, उसका घबराहट भरा मूड थोड़ा कम हुआ। लेन क्विंक्यू के निजी सचिव के रूप में लियाना रान अक्सर विभिन्न भोजों और व्यापारिक वार्ताओं में लेन क्विंक्यू के साथ जाते थे, इसलिए उनकी शराब सहनशीलता स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट थी। लेकिन इसी क्षण केवल आधा गिलास रेड वाइन के बाद लियाना रान को लगा कि उसका सिर थोड़ा उलझ गया है। वह सुंदरी थोड़ी सी नुकीली, शर्मीली और डरपोक, बेहद आकर्षक और असीम रूप से लुभावना थी। इस समय जियांचे भी बहुत प्रभावित हुआ। सचिव ली, आपकी शराब सहनशीलता उतनी अच्छी नहीं है। डॉट 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 ये यंग मास्टर आपको शांत होने में कैसे मदद करता है? जियांचे ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, धीरे से मुस्कुराया और नीचे झुककर सीधे लियाना रान के सुस्वाद लाल होठों को चूम लिया। डॉट 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 मम्मा। डॉट 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 1 घंटे बाद रोल्स रॉयस धीरे धीरे यूनहाई ग्रैंड होटल की पार्किंग में आ गया। अंगरक्षक द्वारा सम्मानपूर्वक कार का दरवाजा खोलने के बाद जियांचे और लियाना रान एक साथ बाहर निकले। उन्होंने लियाना रान की मदद की, जो थोड़ा अस्थिर होकर चल रही थी, और सीधे होटल लॉबी की ओर चले गए। विशिष्ट लिफ्ट में प्रवेश करते हुए जियांचे ने 99वीं मंजिल का बटन दबाया। यूनहाई ग्रांड होटल जिनकियोंग समूह के तहत संपत्तियों में से एक है और लिंजियांग शहर में एकमात्र 6 सितारा होटल भी है। 99वीं मंजिल पर विशेष प्रेसिडेंशियल स्वीट स्वाभाविक रूप से अकेले जियांचे का था। पिछली बार जब जियांचे की मुलाकात लियू मेंशी से हुई थी तो वह लिटिल लोली को भी यहाँ लाया था। 99वें मंजिल पर आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट में फर्श से छत तक की खिड़कियों के पास खड़े होकर कोई भी लिंजियांग शहर के पूरी रात के दृश्य को देख सकता है, जैसे कि सभी जीवित प्राणी उनके पैरों के नीचे हों। एक ऊंचे सुविधाजनक बिंदु पर चढ़ने और हर चीज को नीचे से देखने की यह भावना विशेष रूप से जियांचे को आकर्षित करती थी। लियू मेंशी उस कोमल प्यारी छोटी लोली के बारे में सोचते हुए, जो पूरी तरह से उसकी आज्ञाकारी थी, जियांचे के विचार घूमने लगे। वैसे भी चेन हाउ अभी तक लिंजियांग नहीं पहुंचे थे और स्कूल वर्ष परसों से शुरू होगा। चूंकि इन 2 दिनों में उसके पास समय था, तो वह सीधे जिंगसियू माउंटेन विला क्यों नहीं गया और लिटिल लोली को अपनी जागीर में क्यों नहीं लाया? आधे महीने के अंतराल के बाद जियांचे को लिटिल लोली की बहुत याद आई। जहां तक ये सवाल है कि क्या लियू युनशुंग वह महिला सहमत होगी। जियांचे के पास अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे तरीके थे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं थी। 99वीं मंजिल पर राष्ट्रपति कक्ष में पहुंचने पर जियांचे ने लापरवाही से दरवाजा बंद कर दिया और लियाना रान को अंदर ले गया। कमरा स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। विशाल बैठक कक्ष में 999 जीवंत गुलाब थे और प्रवेश द्वार तक एक लाल कालीन फैला हुआ था। गर्म पीली रोशनी नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी। शास्त्रीय सुखदायक संगीत धीरे धीरे एक हाई एंड म्यूजिक बॉक्स से निकल रहा था और रंगीन गुब्बारे छत पर तैर रहे थे जो लियाना रान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। नर्म बड़ा बिस्तर भी विभिन्न मनमोहक और उत्तम गुड़ियों से सजाया गया था। कुछ दूरी पर नाशपाती की लकड़ी से बनी एक चौकोर मेज खड़ी थी, जिस पर कई लाल मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और उनका प्रतिबिंब दिख रहा था। खाना अभी भी गर्म था और लाफाइट रोथस्चाइल्ड सूखी रेड वाइन की कई बोतलें बड़े करीने से व्यवस्थित की गई थीं। डॉट 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 क्या ये सब आपने पहले से व्यवस्थित किया था? लियाना रान की आंखें चमक उठीं और वह आश्चर्य से पूछने के लिए पीछे मुड़ी। डॉट डॉट क्या तुम्हें ये पसंद है? जियांचे ने लियाना रान के सुगंधित कंधे पर अपना सिर रखकर उसके ताजा और सूक्ष्म बालों की खुशबू लेते हुए मन मन मुस्कुराया। महिलाएं भावुक प्राणी होती हैं और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान देती हैं। चूंकि उसका इरादा उसके दिल और शरीर दोनों को जीतने का था, इसलिए जियांचे स्वाभाविक रूप से लियाना रान को एक अविस्मरणीय और अद्भुत रात देगी, जिससे उसके प्रति उसकी गलतफहमी पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। डॉट 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 मुझे ये पसंद है, धन्यवाद जियांचे। लियाना रान ने सिर हिलाया, उसके काले मोजे वाले पैर उसकी ऊंची एड़ी से उठे और उसने पहल करते हुए जियांचे के सुंदर गाल को चूमा। उसकी आंखें आराधना से भर गईं। किसी भी महिला को रोमांस पसंद नहीं है और लियाना रान कोई अपवाद नहीं थी। जियांचे की पूर्व व्यवस्था और जानबूझकर बनाए गए रोमांटिक माहौल ने लियाना रान को बहुत प्रसन्न किया और उसकी आंतरिक घबराहट और बेचैनी चुपचाप काफी हद तक दूर हो गई। डॉट 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 जाओ नहा लो। जियांचे ने एक संकेत के रूप में लियाना रान के सुगंधित कंधे को थपथपाया, स्वेच्छा से अपने हाथों को उसकी कमर से मुक्त कर दिया। डॉट 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 मम्मा। लियाना रान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके कदम सुंदर थे और वह बाथरूम की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में बाथरूम से पानी की सरसराहट की आवाज सुनाई दी।
जियांग चे ने अपना सूट और शर्ट उतार दिया, नर्म बड़े बिस्तर पर फैल गया, अपना फोन निकाला और अपनी विभिन्न महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए शेष समय बिताया। मेनशी, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर से ले आऊंगा। बेबी युक्सुआन, यंग मास्टर आज रात घर नहीं आ रहे हैं, जियोई को बताना याद रखें। खूबसूरत क्वीन क्यू, आपका पति हमेशा आपसे प्यार करेगा। डॉट 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 डॉट। महिलाओं के साथ अपनी बातचीत खत्म करने के बाद लियानरान ने पहले ही अपना स्नान समाप्त कर लिया था। जैसे ही काले मोजे वाली परिपक्व महिला शालीनता से उसके पास आई, जियांग चे ने तेजी से उसे पकड़ लिया। डॉट डॉट डॉट। मम्मा 69 लिनमिंग, मेरा लिंग वॉलमार्ट शॉपिंग बैग है। मनुष्य के सुख और दुख आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जब जियांग चे एक अद्भुत रात का आनंद ले रहा था, म्यूफैंग और लिनमिंग पहले से ही जीवन पर संदेह कर रहे थे। लिनजियांग सिटी फर्स्ट पीपुल्स अस्पताल में एक विशेष देखभाल वार्ड के अंदर लिनमिंग अस्पताल के बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं, पुतलियां फैली हुई थीं, मानो उनका पूरा जीवन पूरी तरह से अपना रंग खो चुका था। उपस्थित चिकित्सक द्वारा निर्धारित सर्जरी के बाद लिनमिंग ने पाया कि वह वास्तव में फिर से सामान्य रूप से पेशाब कर सकता है, लेकिन अब उसे पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता, न पुरुष, न महिला, न ट्रांसवेस्टाइट। तो अब उसका लिंग क्या होना चाहिए? वॉलमार्ट शॉपिंग बैग, या मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुष, शारीरिक रूप से एक ट्रांसवेस्टाइट? डॉट डॉट डॉट। ओह ठीक है, जब बात यहां तक पहुंच गई है तो और क्या किया जा सकता है? कम से कम मैं अब जीवित हूं, है ना? लिनमिंग ने इस तरह से खुद को सांत्वना देते हुए बड़बड़ाया और तभी उसने महसूस किया कि उसके मूड में थोड़ा सुधार हुआ है और उसकी अवसादग्रस्त भावनाएं कम हो गई हैं। सर्जरी तो हो चुकी थी, अब पछताने से क्या फायदा? वह संभवतः सर्जन से अपने मूत्र मार्ग को दोबारा जोड़ने के लिए नहीं कह सकता था, है ना? स्वर्ग अनुचित है। मैं, लिनमिंग ने एक प्रणाली जागृत की, क्या मुझे शहर पर हावी नहीं होना चाहिए और सुंदरियों की संगति का आनंद नहीं लेना चाहिए? डॉट डॉट डॉट। चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? ये सोचते हुए कि उसके सभी मौजूदा दुर्भाग्य ईश्वर स्तरीय टेकआउट सिस्टम के उस मूर्खतापूर्ण विशाल गड्ढे के कारण थे, लिनमिंग को क्रोध की लहर महसूस हुई और उसने अपने दांत पीस लिए। ये सोचकर कि सिस्टम उसे परसों सड़कों पर नग्न दौड़ने के लिए मजबूर करेगा, लिनमिंग को मरने जैसा महसूस हुआ। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि स्ट्रीकिंग के बाद वह ऑनलाइन कितना प्रसिद्ध हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। एक शानदार ढंग से सजाए गए विला के अंदर म्यूजिक ऐप पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करते हुए म्यूफैंग ने कांपते हुए अपना फोन पकड़ लिया। शीर्ष क्रम वाली वस्तु प्रमुखता से थी। बैककोट चौंकाने वाला। म्यू ग्रुप के युवा मास्टर म्यूफैंग ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से मलमूत्र खाया। बैककोट चौंकाने वाला। भूमिगत पार्किंग स्थल में मलमूत्र खाने वाले एक आदमी का पता चला। क्या ये मानव स्वभाव की विकृति है या नैतिकता का पतन? डॉट डॉट डॉट। चौंकाने वाला। संबंधित हॉट सर्च रिपोर्ट पढ़ने के बाद म्यूफैंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, उसके दांत पीसने लगे और उसने कर्कश कंठस्थ कराह निकाली। डॉट डॉट डॉट। जियांग चे, बिना सोचे समझे, म्यूफैंग को पता था कि उसके मलमूत्र खाने का वीडियो जियांग चे द्वारा ट्रेंडिंग सूची में डाला गया होगा। जियांग परिवार के प्रभाव से इसे हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। म्यूफैंग को स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह पागलों की तरह खा रहा था तो जियांग चे ने अपने 2 अधीनस्थों को उसे रिकॉर्ड करने का निर्देश भी दिया था और कुछ क्लोज अप शॉट भी दिए थे। इसलिए ऑनलाइन प्रसारित होने वाले वीडियो में इतनी उच्च परिभाषा गुणवत्ता थी। डॉट डॉट डॉट। क्या ये हो सकता है? बैककोट ये सब जियांग चे कर रहा था। ये सोचकर कि कैसे उसने लियानरान के सामने हर तरह की अविश्वसनीय और चौंकाने वाली चीजें करते हुए एक पागल की तरह व्यवहार किया था, म्यूफैंग की आंखें डरावनी हो गईं, उसकी रीढ़ ठंडी हो गई, ठंडे पसीने ने तुरंत उसकी पीठ को भिगो दिया और उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना रिस रहा था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने उस समय ऐसी आश्चर्यजनक चीजें क्यों की। एकमात्र स्पष्टीकरण जो म्यूफैंग सोच सकता था वह जियांग चे था। गॉडली डॉक्टर डिसेंड्स द माउंटेन कथानक में सबसे बड़े खलनायक के रूप में जियांग चे के लिए कुछ अविश्वसनीय विशेष योग्यताएं रखना असंभव नहीं था। उन्होंने ये भी देखा था कि उनकी वर्तमान स्थिति असामान्य थी। 3 घंटे की स्पष्टता के बाद वह फिर से पागलपन और मूर्खता की स्थिति में आ गया और उसे नहीं पता था कि यह कितने समय तक चलेगा। इस विचार पर म्यूफैंग तुरंत कांप उठा, उसके दिल में अचानक एक असीम भय उभर आया और उसका पूरा शरीर सोफे पर निढाल हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा। केवल एक दिन के लिए स्थानांतरित होकर फिर भी इस तरह के विनाशकारी आघात का अनुभव करने के बाद म्यूफैंग ने अपनी प्रारंभिक उच्च आत्माओं को खो दिया था और पूरा व्यक्ति पूरी तरह से निराश दिखाई दिया। अब उसके पास गॉडली डॉक्टर नायक चेन हाओ की पीठ में छुरा घोंपने का समय भी नहीं था और वह पहले से ही सबसे बड़े खलनायक जियांग चे के निशाने पर था। वह संभवतः कैसे जीवित रह सका? जैसे ही म्यूफैंग विचारों में खोया हुआ था, फोन बिना किसी चेतावनी के बज उठा, खासकर खामोश रात में अचानक बजने लगा। म्यूफैंग तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया और अवचेतन रूप से मेज पर रखे फोन को देखने लगा। कॉल करने वाले आईडी में उसके सस्ते पिता म्यू युजहोंग को दिखाया गया। म्यूफैंग की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गई। कुछ झिझक के बाद अंततः उसने कॉल का उत्तर देना चुना। डॉट डॉट डॉट। हेलो पिताजी। डॉट डॉट डॉट। तुम छोटे लड़के, अपनी मां को चोदो। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, म्यू युजहोंग की बेहद गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी, जिससे पता चलता है कि म्यू ग्रुप के अध्यक्ष उस समय कितने गुस्से में थे। आज तुमने क्या किया, छोटे लड़के? डॉट डॉट। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या आप जानते हैं कि इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स का म्यू ग्रुप के स्टॉक मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा? डॉट डॉट। अभी अपना गधा यहां वापस लाओ। इसके साथ ही म्यूफैंग को जवाब देने का मौका दिए बिना म्यू युजहोंग ने गुस्से में फोन काट दिया। डॉट डॉट डॉट। जो आने वाला है वह आएगा। चमकती फोन स्क्रीन को देखते हुए म्यूफैंग ने एक गहरी सांस ली, अपना मूड ठीक किया और फिर सोफे से उठ गया। जैसे ही वह म्यू फैमिली विला में लौटने के लिए मुड़ने वाला था, वह परिचित लेकिन अजीब भावना तेजी से म्यूफैंग के मस्तिष्क में फिर से फैल गई। डॉट डॉट डॉट। नहीं। म्यूफैंग की आंखें भय से भर गईं, उसका चेहरा कांप उठा और उसने बेहद अनिच्छा से दहाड़ लगाई। इससे पहले कि म्यूफैंग प्रतिक्रिया दे सके, उसकी आंखें धीरे धीरे खाली हो गईं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे कि उसके पास कोई भूत हो, और वह अचानक विला में विभिन्न फर्नीचर को तोड़ते हुए असंगत रूप से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। चेन हाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। म्यू युजहोंग, कछुए का पोता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। डॉट 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 डॉट। अगले दिन दोपहर को डॉट 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 हम लियानरान ने अपनी नाक से एक आलसी और प्यारी गुंजन निकाली और घबराहट से अपनी धुंधली आंखें खोलीं। कुछ सेकंड के लिए छत की ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए, गुलाबी गुब्बारों को हवा में तैरते हुए देखकर पिछली रात की यादें ज्वार की तरह उसके दिमाग में वापस आ गईं और लियानरान को वह सब कुछ याद आ गया जो घटित हुआ था। जियांग चे द्वारा फायदा उठाया जाना, क्रॉस कप ड्रिंक पीने के लिए उकसाया जाना और उसके साथ यूनहाई ग्रैंड होटल में चेक इन करना।
अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाते हुए लियानरान तुरंत जियांगचे की आड़ू के फूल वाली आंखों से मिली। जागो। जियांगचे धीरे से मुस्कुराया। लियानरान के नर्म और चिकने काले बालों को सहलाने के लिए बढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति सौम्य थी। मम। लियानरान ने एक स्पष्ट गुनगुनाहट निकाली। उसका नाजुक शरीर थोड़ा मुड़ा, करीब आया, जियांगचे के आलिंगन में समा गया और अपनी कोमल सफेद उंगली से जियांगचे की छाती पर घेरा बना दिया। जैसे ही कारण फिर से हावी हुआ, लियानरान को अंततः एहसास हुआ कि उसने कितना अपमानजनक काम किया है। वह और जियांगचे केवल 2 बार मिले थे और उनके पास एक दूसरे को जानने का समय भी नहीं था, फिर भी वे पहले ही एक साथ बिस्तर पर जा चुके थे। ये सोचकर कि जियांगचे कथित तौर पर उसके बॉस लेंग क्विंक्यू का प्रेमी था, लियानरान को अजीब और शर्मिला दोनों महसूस हुआ, लेकिन थोड़ा रोमांचित भी हुआ। ऐसा करने से क्या वह अपने ठंडे, अलग-थलग, नेक और खूबसूरत राष्ट्रपति को प्रभावी ढंग से धोखा नहीं दे रही थी? इस विचार पर लियानरान ने किनारे से अपना फोन उठाया और पिछली रात से लेंग क्विंक्यू के साथ अपने चैट इतिहास की जांच की। रात 8 बजे। राष्ट्रपति जी, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। 12 पूर्वाह्न। राष्ट्रपति, मैं भविष्य में निश्चित रूप से दोगुनी मेहनत करूंगा। प्रातः 3 बजे। अध्यक्ष महोदय, मैं लांसी समूह को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन भर आपके लिए काम करना चाहता हूं। 70। मैं एक बुरी औरत हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। लेंग क्विंक्यू। फोन स्क्रीन पर लेंग क्विंक्यू द्वारा भेजे गए संदेश को देखते हुए लियानरान की आंखें हल्की गुलाबी थीं और उसने अपने मोती जैसे दांतों को हल्के से काटा और जल्दी से स्क्रीन पर पाठ की एक पंक्ति टाइप कर दी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मेरे रिश्तेदार यहां हैं, इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी का अनुरोध करना चाहूंगा। क्या आपके लिए उससे इस तरह झूठ बोलना वाकई ठीक है? जियांगचे ने लियानरान के कान को काटा। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान थी। आप में ऐसा कहने का साहस है? अगर तुम नहीं होते बदमाश, तो क्या मुझे राष्ट्रपति लेंग से छुट्टी मांगनी पड़ती? लियानरान का चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझलाहट में जियांगचे की ओर देखा और अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी से उसकी छाती पर मुक्का मारा। अगर यह बदमाश ना होता तो क्या उसे आज लेंग क्विंक्यू से छुट्टी मांगने की जरूरत पड़ती? बदमाश तो बदमाश होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि महिलाओं की कद्र कैसे की जाए। जियांगचे की महिला बनने के बाद लियानरान का व्यवहार पहले की तुलना में बहुत अधिक स्वाभाविक हो गया, शुरुआत में उतना आरक्षित नहीं। लियानरान मूलतः बहुत चतुर महिला थी। कल विभिन्न बातचीत के बाद उसे जियांगचे के व्यक्तित्व के बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि वह उसके साथ सहजता से अभिनय करने में सहज महसूस करती थी। किसी अच्छे व्यक्ति पर गलत आरोप मत लगाओ। कल मैं बस आपके इलाज में आपकी मदद कर रहा था। जियांगचे ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने लियानरान की शिकायतों को स्वीकार नहीं किया। उपचार। सचमुच। लियानरान थोड़ा रुकी। उसकी लंबी, नाजुक पलकें धीरे से फड़फड़ा रही थीं। उसकी लोमड़ी भरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को संदेहपूर्ण भाव से देखा, स्पष्ट रूप से जियांगचे के स्पष्टीकरण से सहमत नहीं थी। हालांकि लियानरान को यह भी पता था कि जियांगचे के चिकित्सा कौशल असाधारण रूप से प्रभावशाली थे, लगभग हुआ के पुनर्जन्म की तरह। किस तरह के डॉक्टर ने मरीजों का इलाज किया जैसा उन्होंने किया। बेशक ये सच है। बैककोट। इसे ध्यान से महसूस करो। क्या अब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति घृणा या अस्वीकृति महसूस नहीं होगी? जियांगचे ने आत्मविश्वास से भरपूर, धीरे से मुस्कुराते हुए लियानरान के खूबसूरत बालों की एक लट को घुमाया। ऐसा लगता है ये वास्तव में है। जियांगचे की याद सुनकर लियानरान को देर से एहसास हुआ कि उसे अब इस बदमाश के प्रति प्रारंभिक अस्वीकृति या घृणा महसूस नहीं हुई। तो आपने जो कुछ कहा वह सच था? लियानरान का स्वर सुन्न था। उसके लाल होंठ आश्चर्य से थोड़े अलग हो गए। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। स्थापित तथ्य उसकी आंखों के ठीक सामने थे। वह चाहकर भी उन पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। तो ये जियांगचे लड़का वास्तव में जानबूझकर उसे धमकाने वाला नहीं था, बल्कि वास्तव में उसके इलाज में उसकी मदद कर रहा था। स्वाभाविक रूप से ये सच है। बैककोट। हालांकि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आपका मनोवैज्ञानिक एंड्रोफोबिया अभी भी आपको मेरे और आपके छोटे भाई के अलावा अन्य पुरुषों के प्रति अस्वीकृति और घृणा महसूस कराएगा। जियांगचे ने धीरे-धीरे लियानरान को स्थिति समझाई। यह आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं थी, इसलिए जियांगचे का स्वाभाविक रूप से लियानरान का इलाज जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। जब तक उसका सामना करते समय उसे घृणा या अस्वीकृति महसूस नहीं हुई, क्या यह पर्याप्त नहीं था? इस समय जियांगचे फिर से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक निश्चित दार्शनिक गुरु द्वारा कहे गए गहन सत्य वास्तव में सभी सत्य थे। लियानरान को अब उसके प्रति अस्वीकृति या घृणा महसूस न कराने के लिए उसे केवल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। जैसा कि तथ्यों से देखा जा सकता है, प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्या ऐसा है? लियानरान ने सोच समझकर सिर हिलाया और अधिक दबाव नहीं डाला। इस बात का एहसास उसे खुद ही हो गया था और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। जियांगचे और उसके छोटे भाई ली जिमिंग के अलावा वह अन्य पुरुषों के साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं रखना चाहती थी। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जियांगचे ने उस प्रश्न को बहुत गहराई से नहीं समझा और इसके बजाय पूछ लिया। योजनाएं। जिमिंग को अस्पताल से उठाओ और फिर काम करना जारी रखो। जियांगचे के सवाल से लियानरान थोड़ा हतप्रभ रह गई और उसने कुछ अस्पष्ट उत्तर दिया। वह जियांगचे की तरह एक अमीर युवा मास्टर नहीं थी। अगर वह काम नहीं करेगी तो उसे खाना नहीं मिलेगा। बैककोट किंगटिंग माउंटेन विला में जाने और मेरे साथ रहने के बारे में क्या ख्याल है? जियांगचे ने सुझाव दिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। विकृत। लियानरान स्वाभाविक रूप से जियांगचे के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को जानती थी। जैसे ही उसने जियांगचे की ओर अपनी आंखें घुमाई, उसका चेहरा तमतमा गया। उसकी निगाहों में क्रोध और नाराजगी का मिश्रण था। अपने पहले अंतरंग अनुभव के बाद लियानरान की भौहों के बीच एक युवा महिला का अनोखा आकर्षण दिखाई दिया, जिसने उसे असाधारण रूप से आकर्षक बना दिया। शायद नहीं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ झिझक के बाद लियानरान ने फिर भी जियांगचे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया था, फिर भी लियानरान इतनी जल्दी जियांगचे के साथ सहवास जीवन शुरू करना स्वीकार नहीं कर सकी। बैककोट ठीक है, भविष्य में मैं आपकी सुरक्षा के लिए कुछ महिला अंगरक्षकों की व्यवस्था करूंगा। हालांकि जियांगचे को पछतावा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। मेरे पास यूजिंग ड्रैगन बे में दर्जनों निजी विला हैं। अब से तुम वहां रह सकते हो, बस अपनी पसंद का कोई भी चुने। मैं आपके दैनिक जीवन की देखभाल के लिए समर्पित महिला नौकरानियों, रसोइयों और ड्राइवरों की व्यवस्था करूंगा। इस कार्ड में 10 लाख हैं, पासवर्ड 60 है। इसे अपना मासिक भत्ता समझें। बैककोट जहां तक आपके छोटे भाई की बात है, तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैंने पहले ही उसका स्थानीय घरेलू पंजीकरण पंजीकृत कर लिया है। वह परसों सीधे लिंजियांग विश्वविद्यालय को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जियांग चे ने लियानरान को एक सोने का पानी चढ़ा बैंक कार्ड और एक प्रवेश नोटिस सौंपा। पूरे ड्रैगन देश में शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में लिंजियांग विश्वविद्यालय में स्वाभाविक रूप से प्रवेश की बेहद सख्त आवश्यकताएं हैं, लेकिन स्कोर लाइन कभी दर्ज नहीं की जाती है। निस्संदेह वे केवल सामान्य लोगों के लिए हैं। जियांग चे की स्थिति और स्थिति के साथ लीजिमिंग के लिए एक स्थानीय घरेलू पंजीकरण की व्यवस्था करना या उसे लिंजियांग विश्वविद्यालय में नामांकित करना केवल एक शब्द का मामला था। हालांकि कुछ बदकिस्मत छात्र जिन्होंने 3 साल तक कड़ी मेहनत से अध्ययन किया था, उन्हें परिणाम के रूप में झटका लग सकता है। यूजिंग ड्रैगन बे में लियानरान के रहने की व्यवस्था करते हुए जियांग चे की भी अपनी छोटी सी योजना थी। चूंकि उसके जीजा की बीमारी ठीक हो गई थी, इसलिए उसके लिए बेहतर था कि वह जल्दी से स्कूल जाए और लियानरान के साथ अपने मधुर जीवन में खलल न डाले। यूजिंग ड्रैगन बे किंगटिंग माउंटेन विला के बेहद करीब है, केवल 30 मिनट की ड्राइव पर। जब तक जियांग चे चाहता था, वह कभी भी कहीं भी लियानरान से मिल सकता था। जियांग चे, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? लियानरान ने जियांग चे को एकटक देखा। उसकी आंखें लाल थीं, क्रिस्टल आंसू उसके गालों से बह रहे थे। वह आंसुओं के कगार पर थी, अनियंत्रित रूप से सिसक रही थी। उसकी आवाज कर्कश थी और थोड़ा कांप रही थी। प्रारंभ में वह जियांग चे की पत्नी बनने के लिए इसलिए सहमत हुई क्योंकि वह उसके भाई की एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को ठीक कर सकता था, और उसके साथ जबरदस्ती करने के कारण वह जियांग चे से और कुछ हासिल करने के बारे में सोचे बिना ही उसके साथ चली गई थी। ये कहा जा सकता है कि जियांग चे की सारी व्यवस्थाएं लियानरान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थीं, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गई। क्योंकि तुम मेरी स्त्री हो और तुम इस सब की हकदार हो। जियांग चे धीरे से मुस्कुराए और लियानरान की आंखों से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी। शुरू से ही जियांग चे का इरादा उसके शरीर और दिल दोनों को हासिल करना था। इसके अलावा चूंकि लियानरान अब उसकी महिला थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। जियांगजू क्राउन प्रिंस की महिला के रूप में यदि लियानरान का जीवन अभी भी पहले की तरह संतोषजनक था, तो क्या ये केवल उपहास को आमंत्रित नहीं करेगा? शक्ति और पैसा दुनिया की 99% समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और जियांग चे के पास इनमें से किसी की भी कमी नहीं थी। हालांकि मास्टर जियांग व्यापक विचारों वाले थे, लेकिन हर महिला के लिए उनकी भावनाएं सच्ची थीं। हाँ, ये सही है, ऐसा ही है। लियानरान पूरी तरह से आपके प्यार में पड़ गई है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 33,444। लियानरान ने अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना सीधे जियांग चे की बाहों में खुद को फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। वह बहुत रोई, बिना किसी रोक टोक के। उसकी आवाज रुंध गई और लगभग कांपने लगी, और उसके आंसुओं ने तुरंत जियांग चे की छाती को भिगो दिया। वो जियांग चे, तुम बड़े बेवकूफ हो। मैं पूरी तरह से एक बुरी महिला हूं। मैं आपके ऐसा करने लायक नहीं हूं। तुम मूर्ख, क्या तुम्हें पता है कि मैंने पहले क्या किया है? 71 मानव स्वभाव की अच्छाई और बुराई पर। इसके बाद लियानरान की आवाज रुंध गई जब उसने रोते हुए जियांग चे को अपने अतीत के बारे में बताया। अतीत में लियानरान ने कभी इसकी परवाह नहीं की कि बाहरी लोग उसके बारे में क्या कहते या सोचते हैं, लेकिन अब उसे जियांग चे के दिल में अपनी छवि की बहुत परवाह थी। बिना किसी छिपाव के लियानरान ने धीरे धीरे अपने जीवन के पहले भाग के सभी अनुभव सुनाए। उसने जियांग चे को देखने के लिए अपनी आंसुओं से भरी धुंधली आंखों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी और कुछ हद तक कर्कश थी। जियांग चे, मुझे पता है कि मैं एक अच्छी महिला नहीं हूं, लेकिन मैं अब से अच्छी बनूंगी। कृपया मुझे मत छोड़ो, ठीक है? अपने पिछले अनुभवों के कारण लियानरान ने पहले से ही अपने दिल में खुद को एक बुरी लड़की के रूप में लेबल कर लिया था, ये जानते हुए कि जियांग चे का स्नेह प्राप्त करना एक अविश्वसनीय रूप से असाधारण आशा थी। जियांग चे को अपना दिल देने के बाद आशा और भय का मिश्रण महसूस करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से चिंता हुई कि क्या जियांग चे भविष्य में उसे छोड़ देगा। आखिरकार उसके जैसे व्यक्ति के पास उसकी आकर्षक सुंदरता और कामुक आकृति के अलावा जियांग चे के निरंतर स्नेह के लायक और कुछ नहीं था। जब तक जियांग चे ने उसे नहीं छोड़ा, लियानरान उसकी तरफ से एक आज्ञाकारी कैनरी बनने को तैयार थी, जिससे वह स्वेच्छा से और बिना किसी अन्य मांग के उसके साथ छेड़छाड़ कर सके। इसलिए एक बार जब कोई महिला किसी पुरुष के प्यार में पड़ जाती है, तो वह हमेशा कुछ अविश्वसनीय चीजें करती है। यहाँ तक कि लियानरान जैसी बुरी महिला भी अपवाद नहीं थी, और उसने पहले ही सेल्फ पुआ शुरू कर दिया था। ये जियांग चे ही थी जिसने उसे सुरक्षा की भावना का एहसास कराया, जो उसने लगभग 10 वर्षों में अनुभव नहीं किया था। उसने लंबे समय से देखभाल किए जाने और याद किए जाने की भावना का अनुभव नहीं किया था। लियानरान एक पल के लिए उसमें डूबी हुई थी, रुकी हुई थी और खुद को निकालने में असमर्थ थी। नहीं, चिंता मत करो। जियांग चे ने धीरे से लियानरान के सुगंधित कंधे को थपथपाया और धीरे से उसे सांत्वना दी। जियांग चे को लियानरान के पिछले अनुभवों के बारे में बहुत पहले से पता था। लियानरान का उसके सामने अपना दिल पूरी तरह से खोलने में सक्षम होना सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। जियांग चे को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह दिल से भी अच्छा इंसान नहीं था। इसके अलावा लियानरान इतने वर्षों से म्यूफैंग, उस बड़े चाटने वाले कुत्ते का पीछा कर रहा था, और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम उससे मिलने से पहले लियानरान का शरीर साफ था और अन्य पुरुषों ने उसका फायदा नहीं उठाया था, और यह पर्याप्त था। जन्म के समय मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से बुरा होता है। मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से फायदे की ओर आकर्षित होता है और नुकसान से बचता है। केवल अर्जित नैतिक शिक्षा और शिष्टाचार से बंधा रहता है। कोई भी एकदम सही नहीं होता। हर किसी के दिल में एक स्याह पक्ष होता है, जिसे आज समाज की सुविकसित कानूनी व्यवस्था केवल दबा देती है। यदि यह कुछ देशों में कानूनी बाधाओं के बिना होता, जहां मानव स्वभाव को दबाया नहीं जाता, तो मानव हृदय का अंधेरा पक्ष उग्र हो जाता। क्या जियो चेन, ये सैनिकों का राजा, एक जीवंत उदाहरण नहीं है? 6 साल पहले वह सिर्फ एक उत्साही, दयालु, भावुक युवा था। खून और आग से बपतिस्मा लेने के बाद, अफ्रीका जैसी अराजक जगह पर लंबा समय बिताने और भाड़े के काम जैसे उच्च जोखिम वाले पेशे में संलग्न होने के बाद, समय के साथ उसके दिल का अंधेरा पक्ष स्वाभाविक रूप से असीम रूप से बढ़ जाएगा। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि ड्रैगन कंट्री के पास एक पूर्ण और परिपक्व कानूनी प्रणाली है कि जब जियो चेन पहली बार देश लौटा तो उसे अपने कार्यों पर आपत्ति थी। लियानरान भी एक अच्छा उदाहरण है। उसके जीवन के पहले भाग में विभिन्न अनुभवों के कारण उसके दिल का अंधेरा पक्ष असीम रूप से बढ़ गया था। उसके दुखद बचपन के अनुभवों और उसके अर्जित विकास के माहौल के प्रभाव के साथ वह व्यक्ति बन गई जो वह आज है। ये कहावत कि दुर्भाग्यशाली लोग अपना जीवन अपने बचपन को ठीक करने में बिताते हैं, लियानरान जैसे लोगों का सटीक वर्णन करता है। विभिन्न कोणों से देखने पर कोई हमेशा पूरी तरह से अलग जीवन देख सकता है। म्यूफैंग के लिए लियानरान निस्संदेह एक चालाक ग्रीन टी कुतिया थी। लीजिमिंग के लिए वह एक कर्तव्यपरायण बहन थी जो उसकी बहुत परवाह करती थी। जियांग चे के लिए लियानरान सिर्फ एक दयनीय व्यक्ति थी जिसने जीवित रहने के अपने सभी साधन समाप्त कर लिए थे। ओह जियांग चे, धन्यवाद।
जियांचे का आश्वासन प्राप्त करने के बाद लियानरान और भी जोर से रोई, विलाप करते हुए और रुक रुक कर अपना आभार व्यक्त करते हुए अंत में सीधे जियांचे की बाहों में सोने के लिए रोने लगी। कल रात जियांचे के साथ 4 घंटे के जिम्नास्टिक प्रशिक्षण से शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाने के बाद और उसकी भावनाओं में बेतहाशा उतार चढ़ाव के साथ लियानरान को सहज रूप से नींद की लहर महसूस हुई। विरोध करने में असमर्थ वह बस जियांचे की बाहों में सो गई। भले ही वह सो रही थी, लियानरान स्पष्ट रूप से बड़बड़ाती रही, मुझे मत छोड़ो। जियांचे ने कोई अतिरिक्त हरकत नहीं की। सुंदर परिपक्व महिला के कामुक शरीर को पकड़कर उसने अपने दिमाग को थोड़ा डुबोया और अपने दिमाग में सिस्टम के साथ सीधे संवाद किया। सिस्टम, अब मेरे पास कितने भावनात्मक बिंदु हैं? पिछली रात जियांचे ने लियानरान, म्यूफैंग और लिनमिंग से कई भावनात्मक बिंदु प्राप्त किए थे। पहले जियोली से प्राप्त 50,000 भावनात्मक अंकों को जोड़ने पर संचित कुल 1 लाख से अधिक हो जाना चाहिए था। होस्ट को उत्तर देते हुए होस्ट के पास वर्तमान में 154,588 भावनात्मक अंक शेष हैं। होस्ट ने 500,000 भावनात्मक अंक जमा कर लिए हैं। प्राइमरी सिस्टम शॉप अनलॉक कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर मेजबान इसे देख सकता है। सिस्टम का ठंडा यांत्रिक संकेत जियांचे के दिमाग में गूंजा, जिससे उसे अच्छी खबर मिली। प्राथमिक सिस्टम शॉप। जियांचे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर दिलचस्पी से उसकी जांच करने लगा। आधे महीने के बाद क्या सिस्टम को अंततः नए कार्य प्राप्त हो गए? सिस्टम शॉप के खुले पृष्ठ की जांच करने के बाद जियांचे सोच में पड़ गया। हालांकि यह केवल प्राथमिक सिस्टम शॉप थी, इसमें विभिन्न प्रकार के सामान सूचीबद्ध थे। साधना तकनीकों से लेकर मार्शल आर्ट तक, गोलियों से लेकर विभिन्न दिव्य कौशलों तक, इसमें सब कुछ था। कई वस्तुओं के नामों ने तुरंत जियांचे का ध्यान आकर्षित किया। हाथ वॉयस शील्डिंग कार्ड, डायरी शील्डिंग डिवाइस। विशेष आइटम अनुभाग में बेची गई वस्तुओं को देखकर जियांचे थोड़ा अचंभित हो गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। इन 2 वस्तुओं पर पहली नजर में जियांचे ने उन खलनायक नायकों के बारे में सोचा जिनके बारे में उसने पढ़ा था, जिन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी या डायरी लिखी थी। ये नायक अपने आंतरिक विचारों को बोलकर या डायरी लिखकर संबंधित महिला पात्रों को कथानक की जानकारी दे सकते हैं, जिससे ये महिला पात्र आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। यदि उसके पास ये 2 वस्तुएं होती और सीधे दिल की आवाज और डायरियों को ढाल दिया जाता, तो ये खलनायक नायक भी क्या कर सकते थे? महत्वपूर्ण वस्तुओं के आउटपुट के बिना उनके खलनायक कृत्य महिला नेतृत्व की नजर में मस्तिष्क मृत व्यवहार से अलग नहीं होंगे। हल्की सी हंसी के साथ जियांचे ने सीधे निर्देश दिया, सिस्टम, मेरे लिए हाथ वॉयस शील्डिंग कार्ड और डायरी शील्डिंग डिवाइस का आदान प्रदान करें। 40,000 भावनात्मक अंक घटाए गए, आदान प्रदान सफल। मुझे 10 खींच दो। अपने शेष भावनात्मक बिंदुओं को देखते हुए जियांचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें शामिल होने का फैसला किया। 100,000 भावनात्मक अंक घटाना, 10 पुल शुरू करना। 72 पति, तुम क्या कर रहे हो? 9,999 ओवर द नी व्हाइट स्टॉकिंग्स प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 0.3 सन ऑफ डेस्टिनी लोकेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 0.10 शैडो सीक्रेट कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 0.1 कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ... प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ड्रीम वीविंग आर्ट, सपने बुनने की कला, एक विशेष कौशल जो किसी को दूसरों के सपनों में प्रवेश करने, सपने बुनने और भ्रम पैदा करने की अनुमति देता है। भ्रम का प्रभाव 1 रात तक रह सकता है और प्रत्येक उपयोग में 1000 भावनात्मक बिंदुओं की खपत होती है। ... ड्रीम वीविंग आर्ट ... TS ये और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। इस लॉटरी ड्रॉ से प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों की जांच करने के बाद जियांचे ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे विकृत हो गई। ये कहा जाना चाहिए कि यह स्वप्न बुनाई कला वास्तव में एक अत्यंत व्यवहारिक विशेष क्षमता है। यदि भविष्य में उसका सामना फॉर्चून की बेटी से होता है जिसे जीतना मुश्किल है, तो ड्रीम वीविंग आर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। उस समय यदि वह दूसरे पक्ष के सपनों में घुसपैठ करता है, तो क्या वह फॉर्चून की इन बेटियों को सूक्ष्मता से प्रभावित नहीं कर पाएगा? उसकी छवि नैतिक रूप से ईमानदार, महान और सच्चे भाग्यपुत्र की होगी, जबकि भाग्य का नायक नैतिक रूप से भ्रष्ट, बेशर्म और घृणित दुष्ट खलनायक होगा। सीधे पासा पलटना ... सिस्टम, कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड का उपयोग करें। जैसे ही कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड प्रभावी हुआ, परिचित अनुभूति वापस आ गई। विशाल और असीम ऊर्जा तेजी से जियांचे के पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई, लगातार उसके अंगों, हड्डियों और सभी प्रमुख मेरिडियन को प्रवाहित कर रही थी, उनके भीतर प्रवाहित हो रही थी और उसकी हड्डियों और त्वचा को पोषण दे रही थी। ये चक्र बार बार दोहराया गया, अंततः उसके पेट के निचले हिस्से डेंटियन क्षेत्र में एकत्रित हो गया। भारी और शुद्ध ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रही। एक फीकी, कुरकुरी पॉप ध्वनि के बाद और जैसे ही क्षेत्रों के बीच की बेड़ियां टूट गईं, जियांचे की खेती स्वाभाविक रूप से और आसानी से अंतिम चरण के हुआ जिन मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जियांचे ने लापरवाही से अपनी मुट्ठी भींच ली और लहरें तुरंत हवा में फैल गईं, साथ में एक तेज गर्जना, शक्ति का एक भयानक प्रदर्शन भी हुआ। अपने निचले पेट के डेंटियन में सच्ची क्यूई के प्रचुर, बढ़ते और अंतहीन प्रवाह को महसूस करते हुए जियांचे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने सिस्टम स्पेस से एक मैरो क्लींजिंग पिल और एक यूथ प्रिजर्वेशन पिल निकाली, फिर लियानरान की ओर देखा, जो अभी भी एक सुंदर नींद वाले चेहरे के साथ गहरी नींद में सो रहा था और कुछ उत्तेजना के साथ उसके होंठ चाटे। वह थोड़ा नीचे झुका और लियानरान के मुंह में 2 गोलियां डाल दी, फिर काले मोजे वाली वृद्ध महिला के आकर्षक शरीर को बाथरूम की ओर ले गया। ... हम खुद को अचानक उठाया हुआ महसूस कर रही थी और उसके मुंह में एक मीठा स्वाद था, जैसे कि उसे कैंडी खिलाई गई हो। लियानरान का सिर धुंधला हो गया था, एक आलसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह, उसकी आवाज नरम और दबी हुई थी। उसने सहजता से कैंडी को मुंह में रखकर धीरे धीरे और मीठा मीठा बड़बड़ाते हुए चबाया। ... पति, तुम क्या कर रहे हो? जियांचे ने कुछ नहीं कहा, बस काले मोजे वाली वृद्ध महिला को, जिसके गाल लाल थे और जो थोड़ी भ्रमित थी, बाथरूम में ले गई। 2.5 घंटे बाद जब वह पूरी तरह से साफ हो गई और लियानरान फिर से गहरी नींद में सो गई, तो जियांचे ने सावधानीपूर्वक उसे नर्म, बड़े बिस्तर पर वापस लिटा दिया। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने, अपनी कलाई पर समय देखा और पाया कि दोपहर के 2 बज चुके थे। जियांचे के कदम हल्के थे और वह चुपचाप प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गया। ... यंग मास्टर, कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजे की रखवाली कर रहे 4 शैडो सीक्रेट गार्ड्स ने जियांचे का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उनकी आंखें जोशीली थीं और उनका रवैया विनम्र था। ये 4 वो शैडो सीक्रेट गार्ड थे जिन्हें जियांचे ने अभी किंगटिंग माउंटेन विला से बुलाया था, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से लियानरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जियांचे की खेती हाल ही में बढ़ी थी, जो अंतिम चरण के हुआ जिन दायरे में पहुंच गई थी। स्वाभाविक रूप से इन शैडो सीक्रेट गार्ड्स की खेती भी मध्य चरण हुआ जिन दायरे में पहुंच गई।
लियानरान की रक्षा के लिए 4 मध्य चरण हुआ जिन प्राचीन मार्शल कलाकार पर्याप्त से अधिक थे और जियांग चे को उसके किसी भी खतरे में होने की चिंता नहीं थी। आखिरकार ये सन ऑफ डेस्टिनी के प्रक्षेप पथ का केवल प्रारंभिक चरण था और लिंजियांग शहर में अत्यधिक उच्च युद्ध शक्ति वाले नायक दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा लिंजियांग शहर अंधेरी दुनिया से अलग था, ये हमेशा कानून द्वारा शासित समाज था और इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी कि कोई भी लापरवाह व्यक्ति सामने आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की मार्शल आर्ट कितनी ऊंची है, फिर भी वह रसोई के चाकू से डरता है। चूंकि यह प्राचीन मार्शल कलाकारों जैसे विशेष समूहों को समायोजित कर सकता था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभाविक रूप से उनसे निपटने के तरीके थे। अब से आप चारों व्यक्तिगत रूप से लियानरान की सुरक्षा और उसके दैनिक जीवन की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि उसके आसपास अजीब व्यवहार वाला कोई भी पुरुष दिखाई दे तो मुझे तुरंत सूचित करना न भूलें। उदाहरण के लिए ये चू, जियो या लिन जैसे उपनाम वाले पुरुष या वे पुरुष जो यानरान को लगातार परेशान करते हैं। जियांग चे ने शैडो सीक्रेट गार्ड्स को निर्देश दिया, फिर मुड़े और सीधे चले गए। चूंकि उसने सफेद मोजा वाली छोटी लोली लियू मेंगसी को रहने के लिए किंगटिंग माउंटेन विला में वापस लाने का वादा किया था, जियांग चे स्वाभाविक रूप से अपना वचन नहीं तोड़ेगा। कुछ समय अलग रहने के बाद जियांग चे को लिटिल लोली की बहुत याद आई। आखिरकार एक बार में आइसक्रीम गटकना बहुत अद्भुत था। यूनहाई ग्रैंड होटल छोड़ने के बाद जियांग चे लाइसेंस प्लेट जियांग A0001 के साथ होम की गोली में पहुंचे। दामा हो ने सम्मानपूर्वक झुककर उनका स्वागत किया। होम की लाइनअप में सबसे शानदार और शीर्ष स्तरीय कार के रूप में होम की गोली की आराम और तकनीकी बुद्धिमत्ता स्वयं स्पष्ट थी, रोल्स रॉयस और उसके जैसी कारों से कमतर नहीं थी। होम की गोली एक स्मारक मॉडल था जिसकी मांग आपूर्ति से कहीं अधिक थी। यह अक्सर अपने रहने वालों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था और एक विशेष आपूर्ति मॉडल था। इसे सीधे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसके लिए पर्याप्त शक्ति और प्रभाव की आवश्यकता होती है। पूरे लिंजियांग शहर में जियांग चे के पास एकमात्र होम की गोली थी। चूंकि वह अपनी छोटी पत्नी से मिलने जा रहा था, समारोह की भावना अभी भी आवश्यक थी। सबसे आगे एक लैंड रोवर रेंज रोवर और उसके पीछे एक बेंटले के साथ काफिला शान से जिंगसियू माउंटेन विला की ओर चला गया। जियांग चे शानदार और आरामदायक सोफे पर पीछे झुक गया और आलस्य से दामा हो से पूछ रहा था जो गाड़ी चला रहा था, म्यू फैन के मामले की व्यवस्था कैसी रही है? हे यंग मास्टर एरगोजी और मैंने आपके द्वारा सौंपे गए सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। यंग मास्टर म्यू अब इंटरनेट पर एक सेलिब्रिटी हैं। उनकी लोकप्रियता उच्च बनी हुई है और शीर्ष 5 ट्रेंडिंग विषयों में से 4 उनके बारे में हैं। उस गद्दार म्यू फैन का जिक्र करते हुए दामा हो का चेहरा भद्दी मुस्कान से भर गया। वह हंसा, फिर सारी बातें बताई। दामा हो की रिपोर्ट सुनने के बाद जियांग चे ने अपना सिर नीचे किया, अपना फोन निकाला और जांच करने के लिए इन्फो खोला। चौंकाने वाला, म्यू ग्रुप के युवा मास्टर म्यू फैंग ने वास्तव में दिन के उजाले में ऐसा किया। जैसा कि दामा हो ने कहा, शीर्ष 5 ट्रेंडिंग टॉपिक म्यू फैंग से संबंधित सभी वीडियो थे। ये कहा जा सकता है कि इस घटना के साथ म्यू फैंग ने पूरी तरह से अपना नाम बना लिया और प्रसिद्ध हो गए। उनकी लोकप्रियता कुछ लोकप्रिय युवा अभिनेताओं से कम नहीं थी। इसी तरह म्यू फैंग के ओली गे मल के लिए एक व्यंजना खाने के वीडियो के कारण म्यू ग्रुप की कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा और छवि पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके शेयर की कीमत बार बार गिर रही थी, लगभग निचले स्तर पर पहुंच गई। इस युवा मास्टर म्यू की वजह से म्यू की पूरी रियल एस्टेट कंपनी सीधे तूफान की चपेट में आ गई। बहुत बढ़िया, कल आपको और एरगोजी को कियांग जी से 1 मिलियन युआन का बोनस मिलेगा। जियांग चे अजीब तरह से मुस्कुराए और सीधे आदेश दिया। ये लोग उनके निजी अंगरक्षक थे जो कई वर्षों से उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए जियांग चे स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अधीनस्थ वफादार बने रहें, स्पष्ट पुरस्कार और दंड आवश्यक हैं। समझ गया यंग मास्टर। 73 अलविदा जिक्सी। काफिला तेजी से सड़क पर दौड़ा और लगभग 1 घंटे के बाद ये लिंजियांग शहर के उपनगरीय इलाके में स्थित जिंगसियू माउंटेन विला पहुंचा। विला के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों ने जियांग चे के भव्य काफिले को आते देखा और तुरंत बिना कुछ कहे उन्हें बाहर कर दिया। भले ही उसमें विवेक की कमी थी, वह जानता था कि ऐसे दल के साथ यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि उन्हें रोक सके। इस समय संपत्ति के भीतर एक निश्चित विला के अंदर, हे भाई जल्द ही आ रहा है, उसे देखने के लिए मुझे कौन सी पोशाक पहननी चाहिए? लोलिता या प्लीटेड स्कर्ट? जेके मिनी स्कर्ट का भी कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई को वास्तव में सफेद मोजा पसंद है। अपने कपड़े निकालने के बाद लियू मेंगसी अपनी जुड़वा चोटी हिलाते हुए नीचे की ओर उछली और अपनी बहन लियू युनशुन को पाया जो पहली मंजिल पर लिविंग रूम में अखबार पढ़ रही थी। उसके पीछे कई अंगरक्षक बड़े और छोटे बैगों का ढेर लेकर चल रहे थे। वे शैडो सीक्रेट गार्ड थे जिन्हें जियांग चे ने कुछ दिन पहले लियू मेंगसी की सुरक्षा के लिए भेजा था। बहन लियू मेंगसी आज्ञाकारी ढंग से पास के सोफे पर बैठ गई और लियू युनशुन का प्यार से स्वागत किया। लियू मेंगसी ने अपनी बहन को पहले ही बता दिया था कि भाई उसे किंगटिंग माउंटेन विला में स्थायी रूप से रहने के लिए लेने जा रहा है और उसकी बहन खुशी से सहमत हो गई थी। इसलिए लियू युनशुन आज कंपनी नहीं गए थे और घर पर जियांग चे के आने का इंतजार कर रहे थे। तुम छोटी लड़की, लियू युनशुन ने अपना अखबार नीचे रखा, अपनी बहन की ओर देखा, असहायता से अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल धीरे से आह भरी। एक बड़ी बहन के रूप में लियू युनशुन को स्वाभाविक रूप से समझ में आया कि उसकी छोटी बहन जियांग चे के प्रति कितनी आकर्षित थी, लगभग इस हद तक कि वह खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकी। ये सुनकर कि जियांग चे आज उसे लेने जा रहा है, लड़की कल रात इतनी उत्साहित थी कि वह मुश्किल से ही सो पाई, इसलिए उसकी आंखों के नीचे स्पष्ट काले घेरे दिखाई दिए। प्रारंभ में लियू युनशुन ने इस मामले का कड़ा विरोध किया था और असहमति जताई थी, लेकिन वह अपनी बहन के रोने, नखरे और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिससे उसे काफी सिरदर्द हुआ, इसलिए वह केवल सहमत हो सकी। इस आधे महीने के बफर के साथ लियू युनशुन ने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उसकी बहन जियांग चे की महिला बन गई थी और अब उसे प्रारंभिक प्रतिरोध नहीं था। चूंकि बात यहां तक पहुंच गई थी, उसकी मूल बहन ने पहले ही अपने आप को त्याग दिया था, वह और क्या कर सकती थी। हाल के दिनों में उसने अपनी बहन में कई बदलाव देखे थे और लियू मेंगसी से उसकी बेहतर त्वचा और बेहतर रूप रंग का कारण भी सीखा था। उसे जियांग चे से एक चमत्कारी गोली मिली थी। लियू मेंगसी ने उसे युवा संरक्षण गोली और मज्जा सफाई गोली के विभिन्न शक्तिशाली प्रभावों के बारे में भी सावधानीपूर्वक समझाया था। तथ्य यह है कि जियांग चे उस युवा लड़की को इतनी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी गोलियां दे सकता था और उसके साथ अंगरक्षक के रूप में कई ट्रांसफॉर्मेशन रियल मार्शल कलाकारों को भेज सकता था, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह अभी भी अपनी बहन को अपने दिल में बहुत महत्व देता था। लियू युनशुन को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि किंगटिंग माउंटेन विला पहुंचने पर उसकी बहन को धमकाया जाएगा। उस विचार के साथ लियू युनशुन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और लियू मेंगसी के पीछे चुपचाप खड़ी 4 महिला अंगरक्षकों को देखा। उनके चेहरे सख्त और समाधीन थे और उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई।
लिंजियांग शहर के 6 प्रमुख परिवारों में से एक लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में लियू युनशुंग गोलियों और मार्शल कलाकारों दोनों से परिचित थी। हालांकि गोलियां बहुत दुर्लभ थीं और शायद ही कभी बाजार में प्रसारित की जाती थीं। लियू परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट भी थे, लेकिन वे सभी लियू परिवार के सम्मानित बुजुर्ग थे जिन्हें अच्छी तरह से खिलाने और सम्मान करने की जरूरत थी, और वे यूं ही किसी के अंगरक्षक नहीं बन जाते। कोई केवल यही कह सकता है कि जियांग परिवार वास्तव में जियांगजू प्रांत में नंबर 1 धनी परिवार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। इसकी नींव आम लोगों की कल्पना से कहीं परे थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट जैसे दुर्लभ अस्तित्व को भी आसानी से पेश करने में सक्षम थी। सच कहूं तो उसकी बहन के लिए जियांगचे के साथ रहना लियू परिवार था जो ऊपर चढ़ गया था। आखिरकार जियांगचे की स्थिति पूरे जियोजो देश में सबसे शीर्ष पर थी, जबकि लियू परिवार का केवल लिंजियांग शहर में कुछ प्रभाव था। दोनों के बीच एक न पाटने योग्य खाई थी। जब आप किंगटिंग माउंटेन विला पहुंचे तो जियांगचे को सुनना याद रखें और परेशानी पैदा न करें। याद रखना कि हर हफ्ते 2 दिन घर आना और रुकना, तुम्हारी बहन तुम्हें याद करेगी। अपनी निगाहें हटाते हुए और अपने मन में विभिन्न अराजक विचारों को एक तरफ रखते हुए लियू युनशुंग ने अपने लाल होंठ खोले और धीरे धीरे लियू मिंगसी को विभिन्न मामलों पर निर्देश देते हुए बोली, चिंता मत करो बहन, जब भी समय होगा मिंगसी आपसे मिलने घर आएगी। लियू मिंगसी मधुरता से मुस्कुराई, खुशी से सिर हिलाया। उनकी आवाज नर्म और पूरी तरह से मनमोहक थी। भले ही उसकी बहन ने ये बातें नहीं कही हों, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से इन्हें समझती थी। आखिरकार भाई के सामने वह हमेशा एक आज्ञाकारी, प्यारी और आज्ञाकारी अच्छी बहन थी। मिस यंग मास्टर जियांग आ गए हैं। जब दोनों बहनें बात कर रही थीं, एक नौकरानी तेजी से उनके पास आई और सम्मानपूर्वक बोली, भैया यहाँ हैं। ये सुनकर लियू मिंगसी की आंखें चमक उठीं। अपनी बहन से कुछ कहे बिना वह सोफे से उठ खड़ी हुई और हड़बड़ी में दरवाजे से बाहर निकल गई। लियू युनशुंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया, साथ ही अपनी सीट से उठी और सुरुचिपूर्ण इत्मीनान से कदमों से पीछे चली गई। 74 मैं गोमांस नहीं खाता। लियू युनशुंग ने काले रेशमी मोजे में अपने पैरों को हिलाया। उसके कदम सुंदर थे और वह जियांगचे तक शालीनता से चल रही थी। अपनी बहन को इस तरह निर्दयी व्यवहार करते देख वह अंदर से अवाक रह गई। 4 प्रसिद्ध खूबसूरत राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में वह लियू युनशुंग इतनी भोली, प्यार से प्रभावित बहन कैसे हो सकती है। यंग मास्टर जियांग। लियू युनशुंग ने खुद को संयत किया। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। जैसे ही उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया, उसके सुंदर चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान आ गई। जियांगचे का नाम कानों के लिए वज्र के समान था। पूरे लिंजियांग उच्च वर्ग में ऐसा कौन है जो लिंजियांग के इस प्रथम युवा मास्टर को नहीं जानता हो। अतीत में लियू युनशुंग ने विभिन्न व्यापारिक भोजों में जियांगचे से कई बार मुलाकात की थी और उन्हें परिचित माना जा सकता था, लेकिन ये पहली बार था कि वे इस तरह की अनोखी सेटिंग में मिले थे। अपने सामने लिंजियांग के पहले युवा मास्टर को देखकर जैद की तरह सुंदर और लंबा लियू युनशुंग को आखिरकार समझ में आया कि उसकी बहन जियांगचे के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी। लोग दृश्य प्राणी हैं। असाधारण लुक आपको किसी भी समय और कहीं भी दूर तक ले जा सकता है। इन वर्षों में लियू युनशुंग ने अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन रूप और स्वभाव के मामले में कोई भी उनसे पहले जियांगचे की तुलना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि वह भी एक पल के लिए थोड़ा चकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। अकेले ही उसकी बहन भी, जो किशोरावस्था में थी और प्यार के बारे में खूबसूरत कल्पनाओं से भरी हुई थी। यंग मिस लियू। जियांगचे ने वसंत की हवा की तरह मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ मुक्त किया और लियू युनशुंग से एक संक्षिप्त हाथ मिलाया। जब लियू युनशुंग जियांगचे को आकार दे रहे थे, जियांगचे भी इस प्रसिद्ध बर्फ ठंडे राष्ट्रपति को आकार दे रहे थे। लियू युनशुंग के पास एक चमकदार और गतिशील अंडाकार चेहरा, आश्चर्यजनक विशेषताएं, नाजुक चेहरे की आकृति, बर्फ सफेद त्वचा, सिंदूरी होंठ और मोती जैसे दांत, और नाजुक और नर्म लाल होठों के साथ अनंत बर्फ के पानी की तरह ठंडी सुंदर आंखें थीं। उसके कंधों पर लिपटे उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंख के कोने पर एक आंसू का तिल लियू युनशुंग में एक अनूठा आकर्षण जोड़ रहा था। वह हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक में लिपटी हुई थी, जो उसके सुंदर फिगर को पूरी तरह से दर्शा रही थी। उसका स्वभाव ठंडा और अलग थलग था, बर्फ की तरह ठंडा, लोगों को दूर रखने वाला, बर्फीले पहाड़ पर खिलने वाले शानदार सफेद कमल की तरह। यहाँ तक कि जब वह हल्की मुस्कुराती थी, तब भी उसमें हमेशा एक फीकी, लंबे समय तक रहने वाली वैराग्य की भावना रहती थी। हालांकि दोनों लिंजियांग शहर में प्रसिद्ध शीत राष्ट्रपति थे, लियू युनशुंग और लेंग क्विनक्यू अलग थे। लेंग क्विनक्यू एक स्थिर और निर्णायक व्यक्तित्व के साथ ठंडे, सक्षम और परिपक्व स्वभाव के थे। दूसरी ओर लियू युनशुंग ने अंदर से बाहर तक एक ठंडी आभा बिखेरी। उसकी बाहें ठंडी थी, उसकी आंखें साफ थी और वह बर्फीली और अलौकिक थी, वास्तव में बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता। हाथ मिलाने के बाद जियांगचे ने लियू युनशुंग पर विवेकपूर्वक अपने निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल किया। ए चरित्र लियू युनशुआंगा। ए पहचान लियू परिवार की सबसे बड़ी युवा मिस, लियू ग्रुप की अध्यक्ष। ए आयु 26। ए खेती कोई नहीं है। ए आकर्षण 97। ए प्रासंगिक कथानक महिला ट्रांसमाइग्रेटर विलेन की साइडकिक, मैं नायक बनने के लिए पलटवार करता हूं, किलर किंग रिटर्न्स टू द सिटी हंटिंग रिकॉर्ड्स। ए लियू युनशुंग के विशेषता पैनल की जांच पूरी करने के बाद जियांगचे सोच में पड़ गया। एक ठंडे राष्ट्रपति के रूप में लियू युनशुंग की महिला नायक की आभा लियू मिंगसी से कम नहीं थी, जो स्वाभाविक रूप से कई नायकों को आकर्षित करती थी। इसलिए लियू युनशुंग से संबंधित विभिन्न कथानकों को देखकर जियांगचे को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। चुपचाप सिस्टम को कथानक को स्वीकार करने का निर्देश देते हुए जियांगचे ने लियू मिंगसी का छोटा सा हाथ लिया और लियू युनशुंग के साथ विला के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। हॉल में प्रवेश करने के बाद तीनों बारी बारी से बैठे। जब नौकरानी ने गर्म चाय बनाना समाप्त कर लिया, तो लियू युनशुंग ने व्यक्तिगत रूप से जियांगचे के लिए एक कप डाला। उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। युवा मास्टर जियांग, मिंगसी अब से आपके किंगटिंग माउंटेन विला में रहेगी, इसलिए उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए मुझे आपको परेशान करना होगा। हालांकि उसका व्यक्तित्व ठंडा था और वह आमतौर पर मुस्कुराती नहीं थी, ऐसा केवल दूसरों का सामना करते समय होता था। जियांगचे के सामने लियू युनशुंग ने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की, खासकर जियांग परिवार की भयानक नींव को अपनी आंखों से देखने के बाद। भले ही यह आदमी उसका नामात्र का जीजा बन गया था, लियू युनशुंग का रवैया सम्मानजनक रहा। यह एक छोटी सी बात है, मुझे यही करना चाहिए, कृपया अपना दिल शांत करें, यंग मिस लियू। जियांगचे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, एक छोटा सा घूंट लेने के लिए अपना चाय का कप उठाया और जारी रखा। मुझे यंग मास्टर जियांग कहना बहुत दूर की बात लगती है। हम परिवार हैं और मेरे और शीशी के बीच संबंध को देखते हुए युवा मिस लियू मुझे जियांगचे या जियोचे कह सकती हैं। मैं वास्तव में एक बहुत ही सहज व्यक्ति हूँ, मुझे गोमांस खाना पसंद नहीं है। ये सही है। भाई के साथ मिलना बहुत आसान है, चिंता मत करो बहन। लियू मिंगसी ने भी बगल से हंसते हुए सिर हिलाया। वह अपनी बहन के संकोची रवैये को ठीक से समझ नहीं पाई। जाहिर है भाई बहुत ही सौम्य और सहज व्यक्ति थे, तो ऐसा क्यों लगा कि उसकी बहन उनसे थोड़ा डरती थी।
तब मैं तुम्हें जियांचे कहकर बुलाऊंगा। अगर यंग मास्टर जियान को कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे सिस्टर युनशुंग भी कह सकते हैं। लियू युनशुंग एक पल के लिए झिझकी, फिर अपने लाल होंठ खोले और धीरे से बोली। हालांकि उसे बीफ पसंद न करने के बारे में जियांचे की अचानक टिप्पणी चौंकाने वाली लगी, लेकिन लियू युनशुंग ने इस पर ज्यादा सोचा नहीं और तदनुसार सहमत हो गई। बेशक, सिस्टर युनशुंग, जियांचे ने पुकारा और लियू युनशुंग के साथ बेकार की बातें करने लगा। सबसे पहले लियू युनशुंग काफी आरक्षित थे आखिरकार, हालांकि वह और जियांचे एक दूसरे को जानते थे लेकिन वे करीब नहीं थे। जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, लियू युनशुंग धीरे धीरे शांत हो गई और अपना शुरुआती रिजर्व खो दिया। जैसा कि जियांचे ने कहा था, लियू युनशुंग को वास्तव में महसूस हुआ कि जियांचे एक बहुत ही सहज व्यक्ति थे, सौम्य, परिष्कृत और जेड की तरह सुरुचिपूर्ण, शीर्ष यंग मास्टर्स के विशिष्ट अहंकार के बिना। आप वेस्ट सिटी डेवलपमेंट जोन परियोजना के बारे में भी आशावादी हैं? क्या लिंगजियाओ कैपिटल पहले ही खेल में प्रवेश कर चुका है? बेशक, बहन युनशुंग, जल्दी से प्रवेश करना बेहतर होगा। यदि आप बाद में हैं, तो मुझे डर है कि आपके पास केवल सूप ही रह जाएगा। मेरे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है जो बहुत विश्वसनीय है। वेस्ट सिटी डेवलपमेंट जोन भविष्य में लिंजियांग शहर के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जिलों में से एक बन जाएगा। जियांचे ने सार्थक इरादे से बोलते हुए सिर हिलाया। लिंगजियाओ कैपिटल पहले ही वेस्ट सिटी डेवलपमेंट जोन परियोजना में प्रवेश कर चुका था, लेकिन अभी भी कुछ केक बाकी था। वैसे भी पैसा तो पैसा ही है, चाहे इसे कोई भी कमाए। यदि लियू युनशुंग ने इसे अर्जित किया तो क्या ये वैसा ही नहीं होगा? हालांकि लिंगजियाओ कैपिटल और जिनकियोन समूह की शक्ति के साथ वे इस केक को अकेले खा सकते थे, फिर भी उन्हें अन्य परिवारों को कुछ सूप देने की जरूरत थी, है ना? अन्यथा अगर लोगों के दिल अलग हो जाते हैं तो उन्हें वापस एक साथ लाना इतना आसान नहीं होगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, जियोचे। सिस्टर युनशुंग के पैसे कमाने के बाद मैं निश्चित रूप से जियोचे को अच्छी तरह से चुकाऊंगा। जियांचे की बातें सुनकर लियू युनशुंग तुरंत समझ गए। उसके सुंदर चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान खिल गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने समूह में वापस आते ही निवेश योजना को अंतिम रूप देने का फैसला किया। लियू युनशुंग को जियांचे द्वारा उल्लिखित अंदरूनी जानकारी के बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कुछ ही शब्दों में उन्होंने वेस्ट सिटी डेवलपमेंट जोन में केक के आवंटन का फैसला कर लिया। 75 घर जाओ ... हे लियू मेंगसी बिना रुके खिलखिलाती रही, उसकी आंखें मुस्कुराती रही, खुशी की प्रबल भावना से पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रही थी। हालांकि वह अपने भाई और बहन के बीच की अधिकांश बातचीत को समझ नहीं पाए, लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई उसकी बहन को कुछ पैसे कमाने वाली परियोजनाएं पेश कर रहा था। ऐसा करने में सक्षम होने से क्या ये साबित नहीं हुआ कि उसका भाई वास्तव में उसकी परवाह करता था? लियू युनशुंग के साथ बातचीत करने के बाद जैसे ही आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया और सूरज डूब गया, जियांचे ने आखिरकार विदाई ली और लियू मेंगसी के साथ जिनेक्सियू माउंटेन विला छोड़ दिया। अलविदा बहन, मेंगसी हर हफ्ते आपसे मिलने वापस आएगी। लियू मेंगसी ने अपनी बहन को अलविदा कहा। जब वह जियांचे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी जुड़वां पोनीटेल उछल रही थी, उसके कदम हल्के थे और पीछे स्पष्ट हंसी की फुहारें छूट रही थी। जियांचे के चले जाने के बाद लियू युनशुंग जिंक्सियू माउंटेन विला में भी नहीं रुके। वह लियू समूह की ओर बढ़ते हुए भी चली गई। होम की गोली लाल झंडा राज्य उपहार कार मॉडल सड़क पर तेजी से चलती हुई धीरे धीरे युंडिंग मनो की ओर बढ़ रही थी। मेंशी, चलो मेरे साथ घर चलें। क्या भाई मेंगसी को आंटी और अंकल से मिलवाने ले जाने की योजना बना रहा है? बैककोट क्या ये कुछ ज्यादा तेज नहीं है? और मेंगसी ने आंटी और अंकल के लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया है। जियांचे के शब्दों को सुनकर लियू मेंगसी स्तब्ध रह गई। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया, उसकी त्वचा का रंग गुलाबी हो गया। वह मीठी मीठी बातें करती थी, उसकी खूबसूरत पलकें झपकती थी, वह अंदर से काफी शर्म महसूस कर रही थी। हालांकि जब वह छोटी थी तब वह हर दूसरे दिन जियांग परिवार के पास दौड़ती थी। ये कई साल पहले की बात है। उसे याद आया कि आखिरी बार जब वह जियांग परिवार के पास गई थी तब उसके माता पिता जीवित थे और वह उनके साथ गई थी। इसलिए अचानक ये सुनकर कि जियांचे उसे अपने घर ले जाना चाहती है, शीशी को स्वाभाविक रूप से शर्म महसूस हुई। आखिरकार ये स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। इस बार वह अपने भाई के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर घर जा रही थी। ये ठीक है, मैंने आपके लिए उपहार पहले ही तैयार कर लिया है। यह महज एक औपचारिकता है, मेरे माता पिता को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शीशी मेरे साथ घर नहीं जाना चाहते? जियांचे ने नीचे देखा और हंसते हुए पूछा। बेशक शीशी ऐसा चाहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आंटी और अंकल को शीशी पसंद नहीं है? लियू मेंगसी ने कुछ घबराते हुए पूछा। हालांकि उसकी याद में जब वह अपने माता पिता के साथ जियांग परिवार से मिलने जाती थी तो जियांग चेंजोऊ के पिता और मां हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु थे। लेकिन इतने साल बीत चुके थे और वह उसके प्रति उनके वर्तमान रवैये को लेकर अनिश्चित थी। सब कुछ बदल गया था। उसके माता पिता की भी वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए लियू मेंगसी की आंखें धुंधली हो गईं और उसका मूड थोड़ा भारी हो गया। मेंशी बहुत प्यारी है, मेरे माता पिता निश्चित रूप से तुम्हें पसंद करेंगे, चिंता मत करो। काफिला 1.5 घंटे तक चला। अंततः अंधेरा होने से पहले युंडिंग मनो पहुंचा। जागीर में प्रवेश करने और कार पार्क करने के बाद जियांचे लियू मेंगसी को सीधे जागीर के केंद्र में विला में ले गया। लगभग 8 बज रहे थे और जियांग चेंजो और किन मिंग क्सुआन पहले ही घर लौट आए थे। एक साथ बैठे और चुपचाप बातें कर रहे थे, जबकि जियांग वनतांग सोफे पर झुककर अपने फोन की ओर देख रही थी। पिताजी, माँ, बहन, मैं घर पर हूँ। लिविंग रूम में प्रवेश करने के बाद जियांचे ने सीधे बुलाया। आप वापस आ गए। सूरज आज पश्चिम से उग आया होगा। तुम्हें वास्तव में घर आकर हम बूढ़े लोगों से मिलना याद आया। किन मिंग क्सुआन ने कुछ हद तक उदासीनता से कहा, जियांचे की ओर लापरवाही से देखते हुए, कम दिलचस्पी दिखाते हुए। एक त्वरित नजर से किन मिंग क्सुआन को जल्द ही कुछ असामान्य नजर आया। एक लड़की उसके दुष्ट बेटे का पीछा क्यों कर रही थी? एक पल में किन मिंग क्सुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत अपनी सीट से उठी और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। ओह, कितनी प्यारी छोटी लड़की है। छोटी मेंगसी पलक झपकते ही इतनी बड़ी हो गई है। ये कहते हुए किन मिंग जुबान थोड़ा नीचे झुकी और मुस्कुराते हुए लियू मेंगशी के छोटे से सिर को थपथपाया। पूर्व लियू समूह और जिनकियोन समूह के बीच कई व्यापारिक सौदे थे और उस समय लियू झेंगकुन और उनकी पत्नी अक्सर छोटी लड़की लियू मेंगसी को मिलने के लिए लाते थे। किन मिंग क्सुआन पर स्वाभाविक रूप से लियू मेंगसी की गहरी छाप थी। कई वर्षों तक उसे न देख पाने के बाद भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया। हेलो आंटी। बैककोट ये वे उपहार हैं जो मेंगसी आंटी और अंकल के लिए लाई थी। बैककोट। लियू मेंगसी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। उसका व्यवहार थोड़ा संयमित था, वह काफी शर्मिंदा दिख रही थी। उसने जियांचे द्वारा पहले से तैयार किए गए उपहारों को किन मिंग क्सुआन को सौंपते हुए मीठी बातें की। सिर्फ आना ही काफी है, तोहफे क्यों लाएं?
मेंशी बहुत अच्छा व्यवहार करती है, आपके भाई से कहीं अधिक विश्वसनीय है। जब किन मेंगक्सुआन ने लियू मेंगक्सी की प्रशंसा की तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, जबकि वह कुछ बार अपने अनमोल बेटे की निंदा करना भी नहीं भूली। जियांग परिवार की कुलमाता के रूप में किन मेंगक्सुआन को स्वाभाविक रूप से उपहारों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसने वास्तव में छोटी लड़की की विचारशीलता को महसूस किया और बहुत प्रसन्न हुई। ये सुनकर लियू मेंगशी और भी शर्मिंदा हो गई, उनकी मुस्कुराहट शर्मसार हो गई। आखिरकार ये सभी उपहार उसके भाई द्वारा पहले से तैयार किए गए थे, वह खुद कुछ भी नहीं लाई थी। नौकरानी से उपहार स्वीकार कराने के बाद किन मेंगजुआन ने तुरंत रसोई में रात का खाना शुरू करने का आदेश दिया। फिर लियू मेंगशी को सोफे पर बैठाया और छोटी छोटी बातों का एक लंबा सत्र शुरू किया, जिसमें विभिन्न चीजों के बारे में पूछा गया। इस बीच जियांग वेंटान के बगल में बैठ गया और अपने पिता के साथ बेकार की बातें करने लगा, इस उम्मीद में कि उसे और अधिक अंदरूनी जानकारी मिलेगी। जियांग चेंजो ने स्वाभाविक रूप से जियांग चे के इरादों को समझा और कुछ भी नहीं छिपाया। उसे कई परियोजनाओं के बारे में बताया जो विभिन्न विभागों ने योजना बनाई थी, लेकिन उसे केवल एक चेतावनी दी। बैककोट वर्तमान में संपूर्ण लिनजियांग की जीडीपी तेजी से विकास के दौर में है और सभी आकारों के केक की कोई कमी नहीं होगी। आप बहुमत ले सकते हैं, लेकिन अपने हर काम में बहुत निर्दयी न बने। आपको अन्य बड़े और छोटे परिवारों के लिए पर्याप्त लाभ आवंटन छोड़ना होगा। चिंता मत करो पिताजी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। 76 जियांग वंतान का हृदय तरंगों से भर गया है। जियोचे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपकी खेती में फिर से सुधार हुआ है। हुआजिन का अंतिम चरण। जियांग चे से निकलने वाले दिवंगत मंच के हुआजिन मार्शल आर्टिस्ट की अनोखी आभा को देखकर जियांग वंतान की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी और वह काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। उसकी नजर अपने छोटे भाई पर पड़ी, वह देखना चाहती थी कि किस चीज ने उसे इतना अलग बनाया है। अभी आधे महीने पहले जब जियांग चे घर लौटा तो वह केवल ब्राइट फोर्स की खेती के चरम पर था। वह केवल आधे महीने में हुआजिन के अंतिम चरण में सीधे कैसे पहुंच सकता था? ये बिल्कुल अपमानजनक है। अपने काफी अनुभव और अंतर्दृष्टि के बावजूद जियांग वांतांग ने पहले कभी ऐसी अविश्वसनीय स्थिति का सामना नहीं किया था। मार्शल आर्ट की राह में हर कदम एक नया स्तर है। कौन सा कुशल मार्शल कलाकार वर्षों के कठिन अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट की खेती में सुधार नहीं करता है? उसके छोटे भाई जैसा कोई व्यक्ति केवल आधे महीने में पीने के पानी जैसी सरल सफलताओं के साथ लगातार दायरे को कैसे पार कर सकता है? या क्या जियांग चे किसी विशेष सांस छिपाने की तकनीक का अभ्यास करता है जो उसे अपनी मार्शल आर्ट की खेती को छिपाने की अनुमति देता है और वह पहले जानबूझकर अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपा रहा था? हाँ बहन, मैंने उस बूढ़े दाववादी झांग से कई चमत्कारी अमृत प्राप्त किए। पिछले 2 दिनों में उन्हें लेने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से सफल हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक दुर्लभ शुद्ध यांग बॉडी है और इसकी खेती मेरे लिए बहुत आसान होगी, अमृत लेने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जियांग चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और लापरवाही से एक कहानी गढ़ी। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चे ने अपने शरीर के भीतर बढ़ती अंतहीन शुद्ध यांग ट्रू क्यूई को प्रसारित किया, जिससे सबूत के तौर पर इसके टुकड़े बाहर निकल गए। बेशक जियांग चे शुद्ध यांग बॉडी नहीं थे, लेकिन सिस्टम के सशक्तिकरण के तहत उन्होंने लंबे समय से नौ यांग दिव्य कला को पूर्ण निपुणता की स्थिति में विकसित किया था। शुद्ध यांग बॉडी का दिखावा करना उसके लिए स्वाभाविक रूप से सरल और आसान था। तो यह ऐसा ही है। जियांग चे के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियांग वांतांग अंततः समझ गया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, धीरे से बोलते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं छोटे भाई, जो इस दाववादी झांग से मिले। कुछ विशेष शरीरों को वास्तव में कुछ अर्जित विधियों के माध्यम से पूरी तरह से सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। जियांग वांतांग ने पहले कभी शुद्ध यांग बॉडी का सामना नहीं किया था, केवल कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसके रिकॉर्ड देखे थे, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से जियांग चे के स्पष्टीकरण के बारे में कोई संदेह नहीं था। जियांग चे खेती कर सकता था और उसे भविष्य में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी तय थी। जियांग वांतांग स्वाभाविक रूप से उसके लिए खुश था। जियांग वांतांग आनंदमय मूड में है। इमोशन वैल्यू जोड़ 7788। अपने मन में सिस्टम के संकेत को सुनकर जियांग चे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी बड़ी बहन फीनिक्स एम्परर सुप्रीम में महान महिला नायक की भूमिका निभा रही थी और उनके पास अब तक देखी गई सबसे अधिक महिला नायक की छवि थी। यहाँ तक कि मामूली भावनात्मक उतार चढ़ाव भी जियांग चे को बहुत अधिक भावनात्मक मूल्य दिला सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में बहन के साथ अधिक बार बातचीत कर सकता हूँ और कभी भी कहीं भी ढेर सारा भावनात्मक मूल्य प्राप्त कर सकता हूँ। जियांग चे ने संकेत देने के लिए ताली बजाते हुए मन ही मन सोचा। जल्द ही दामा हो एक लंबा लकड़ी का बक्सा लेकर जियांग चे के पास गई और उसे दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया। लंबा बक्सा कीमती सुगंधित लकड़ी से बना था, जिस पर फैले हुए पंखों के साथ उड़ते हुए एक फीनिक्स की नक्काशी की गई थी, जो साधारण रूप से राजसी था, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी और हल्की लकड़ी की खुशबू आ रही थी। अपने पिता और बड़ी बहन की बेहद उत्सुक निगाहों से मिलते हुए जियांग चे ने लंबा बक्सा मेज पर रखा, धीरे से उसे खोला और मुस्कुराया। बहन, ये वह उपहार है जो मैं इस बार तुम्हारे लिए घर वापस लाया हूँ। एक कीमती तलवार को निम्न श्रेणी के हेवन टियर में स्थान दिया गया है, जिसका नाम है किंग शुआंग। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चे ने ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार जियांग वैंटान को सौंप दी और उसे तलवार निकालने और खुद इसकी जांच करने का इशारा किया। इससे पहले जब जियांग चे ने सनशाइन अनाथालय में मासूम महिला नायक शेन युक्सुआन को अपनी नौकरानी के रूप में लिया, तो उसने सिस्टम की लॉटरी के माध्यम से यह कीमती तलवार प्राप्त की। वह लंबे समय से इसे अपनी बड़ी बहन के लिए उपहार के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार आध्यात्मिक सार और अनुग्रह से युक्त मूल रूप से महिलाओं के लिए एक तलवार थी, जो इसे सुंदर और अलौकिक जियांग वांतांग के लिए सबसे उपयोग बनाती थी। निम्न श्रेणी स्वर्ग स्तर। जियांग वेंतांग की खूबसूरत आंखों से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके आश्चर्यचकित लाल होंठ थोड़े अलग हो गए। उसके भीतर अविश्वास से भरी एक उथल-पुथल भरी लहर उठी। पहाड़ पर 7 वर्षों तक मार्शल आर्ट का अध्ययन करने के बाद जियांग वांतांग स्वाभाविक रूप से दुनिया में हथियारों और मार्शल आर्ट तकनीकों के विभिन्न वर्गीकरणों में पारंगत थे। वह ये भी समझती थी कि हेवन टियर में रैंक की गई बेशकीमती तलवार वास्तव में कितनी कीमती है, जिसे दुनिया में पाना लगभग असंभव है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में इतनी अधिक मूल्यवान तलवारें प्रचलन में नहीं थी जिनका मार्शल कलाकार उपयोग कर सकें, और केवल कुछ मार्शल आर्ट परिवारों ने ही कुछ को संजोकर रखा था। हेवन टियर में रैंक की गई एक कीमती तलवार के लिए और कितना अधिक। इस श्रेणी की बेशकीमती तलवार शायद शाही राजधानी के केवल 4 महान परिवारों के पास ही होगी, जैसे उसके नाना का परिवार। जियांग वांतांग ने अपनी निगाहें नीची कर ली और धीरे से ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार की म्यान पर बने पैटर्न को सहलाने लगी। उसने अपनी म्यान से तलवार खींची और एक ठंडी चमक चमकी। तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई हॉल को काफी शक्ति से रोशन कर रही थी। यहाँ तक कि जियांग चेंजो, जो मार्शल आर्ट में कुशल नहीं थे, ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार की असाधारण गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। कुछ ही दूरी पर किन मेंगजुआन, जो सफेद मोजा पहने छोटी लोली के साथ बातचीत कर रहे थे, ने भी यहाँ हंगामा देखा।
उसने अपना सिर घुमाया, उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का संकेत झलक रहा था। वह सोच में खो गई। शाही राजधानी के 4 महान परिवारों में से एक किन परिवार में जन्मी और वर्तमान किन परिवार के मुखिया की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते किन मिंग क्सुआन की अपनी मार्शल आर्ट साधना, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता सभी बेहद प्रभावशाली थी। उसने स्वाभाविक रूप से इस तलवार की असाधारण प्रकृति को देखा। स्वाभाविक रूप से किन मिंग जुआन का मानना था कि जियांग चे को बुडान पर्वत से उस पुराने दाववादी झांग के माध्यम से ऐसी कीमती तलवार प्राप्त हुई होगी। वह अमृत दे रहा है और अब मार्शल आर्ट तकनीक और कीमती तलवारें दे रहा है। ये बूढ़ा दाववादी झांग वास्तव में उदार है। लेकिन उसकी पहचान क्या है? क्या वह महान सच्चा आदमी झांग सैनफेंग हो सकता है? इस तरह के विचार के साथ किन मिंग क्सुआन को बेतुकेपन की लहर महसूस हुई। उसने सोचा कि वह पूरी तरह से चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रही है। क्या ये भी एक साधना संसाधन है जो दाववादी मास्टर ने आपको दिया है? आप मुझे ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार देने जा रहे हैं? जियांग वंतांग ने अपनी निगाहें उठाईं, जियांग चे की ओर देखा, जो उसके सामने बैठा था और झिझकते हुए बोला। किन मिंग क्सुआन की तरह जियांग वांतांग का मानना था कि जियांग चे को बुडान पर्वत के उस दाववादी मास्टर से ऐसी कीमती तलवार प्राप्त हुई होगी। ऐसे दिव्य हथियार का सामना करते हुए यह कहना गलत होगा कि वह प्रलोभित नहीं थी। आश्चर्यचकित होने के साथ साथ जियांग वेंटांग भी बहुत प्रभावित हुआ। ये सही है। ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार मूल रूप से महिलाओं के लिए एक तलवार है और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से मैं इसे सिस्टर को दे दूंगी। आप विचारशील हैं। बैककोट दीदी को यह उपहार बहुत पसंद आया। बैककोट जियांग वांतांग की भौहें विलो जैसी घुमावदार थी, उसकी खूबसूरत आंखों में मुस्कुराहट थी और उसकी विशेषताओं से असीम आकर्षण झलक रहा था। उसकी मुस्कान एक खिले हुए फूल की तरह थी और जियांग चे की ओर उसकी निगाहें लगातार कोमल होती जा रही थीं। चूंकि यह उसके छोटे भाई की ओर से एक उपहार था, जियांग वेंटांग स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी या विनम्र नहीं होगी। बाद में वह इसे समूह में अपनी कनिष्ठ बहनों को दिखाएगी, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उसका छोटा भाई वास्तव में कितना उत्कृष्ट था। ये सोचते हुए जियांग वांतांग भावनाओं में उछाल और उदासी का स्पर्श महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। छोटा भाई सचमुच बड़ा हो गया था। वह चिपकू छोटा बच्चा नहीं था जिसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वह अपने दम पर खड़ा होने में पूरी तरह सक्षम था और उसे अब उसकी सुरक्षा या सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। जियांग वांतांग बहुत प्रभावित महसूस करता है। इमोशन वैल्यू जोड़ 9999। जियांग वांतांग अतीत को याद करते हैं, गहरी पुरानी यादों को महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से बड़े हो गए हैं। इमोशन वैल्यू जोड़ 22334। 77 7 पर यहाँ जब तक मेरी बहन इसे पसंद करती है। अपने मन में सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि सुनकर जियांग चे गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। यह कहना होगा कि जियांग वेंटांग वास्तव में एक योग्य उपकरण था। कुछ ही समय में जियांग चे ने एक बार फिर 40,000 भावनात्मक अंक जुटा लिए, जो कि बहुत आसान था। पिताजी, मुझे आपसे कुछ निजी तौर पर बात करनी है। जियांग वेंटांग के बेहद खुश और मुस्कुराते चेहरे को देखकर जियांग चे ने अजीब भाव के साथ जियांग चेंजोहू की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। बैककोट चलो अध्ययन के लिए चलते हैं। जियांग चेंजोहू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सोफे से उठ गया और जियांग चे को सीधे अध्ययन की ओर ले गया। दोनों के चले जाने के बाद जियांग वंतांग ने ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार को सहलाते हुए इसे और अधिक पसंद किया। वह इसके साथ खेलने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपना ट्राईफोल्ड फोन निकाला, कुछ तस्वीरें लीं और फिर उन्हें ग्रीन बबल पर हुआन तियानशी डी क्यूई जियानू नामक एक समूह चैट में भेज दिया। क्यूई जुओ फैंग यू जियानशे चित्र ग्रीन फ्रॉस्ट तलवार कई कनिष्ठ बहनों, क्या आपने कभी एक अद्वितीय दिव्य हथियार को निम्न श्रेणी के स्वर्गीय स्तर के रूप में देखा है? समूह चैट थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और फिर तुरंत सक्रिय हो गई। झोंग यी याज शू झोंग जेड यू हुआंग जिनवू, वरिष्ठ बहन, क्या मास्टर ने आपको ये दिया था? ये वे यांग, मुझे ये तलवार दो और मैं दुश्मन सेना को नष्ट कर सकता हूँ। जी जियू शिनू वांग 6 मिंग यू यंग चांग किंग, वाह डिग्री CFC। काओ में जियो जियोंग रुवानतांग, क्या सुंदर तलवार है। वरिष्ठ बहन, माँ, मुझे भी एक चाहिए। जब जियांग वंतांग अपनी कनिष्ठ बहनों के उत्तरों की जांच कर रही थी तो वह अविश्वसनीय रूप से गर्व महसूस करते हुए मुस्कुरा रही थी। अपनी कनिष्ठ बहन का संदेश देखने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसका पूरा चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। क्यू इज वो फैंग यू जियांशे, क्या आपको अब आपकी पॉकेट मनी नहीं चाहिए? यदि आप फिर से बकवास करने की हिम्मत करते हैं तो संप्रदाय के नियम इसे संभाल लेंगे। बस प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या मैं आपको पीटने के लिए लिंजियांग विश्वविद्यालय जाऊंगा। काओ में जियो जियोंग रुवानतांग, हे वरिष्ठ बहन, नाराज मत होइए, मैं अगली बार हिम्मत नहीं करूंगा। झोंग यी याज, वरिष्ठ बहन, उसे अनदेखा करें। जूनियर सिस्टर हमेशा से इतनी पागल रही है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वैसे क्या गुरु ने आपको ये तलवार पहाड़ से नीचे जाने से पहले दी थी? क्यू इज वो फैंग यू जियांशे, नहीं, मेरे भाई ने मुझे ये दिया। न केवल ये तलवार बल्कि उसने मुझे एक बेहतर प्रकाश कौशल और एक रहस्यमय अमृत भी दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये युवा महिला सफलतापूर्वक ज्ञान जिन तक पहुंच गई है। झोंग यी येज, ग्रैंड मास्टर क्षेत्र हासिल करने के लिए वरिष्ठ बहन को बधाई। शू झोंग जेड यू हुआंग जिनवू, ग्रैंड मास्टर क्षेत्र हासिल करने के लिए वरिष्ठ बहन को बधाई। ये वे यांग, ग्रैंड मास्टर क्षेत्र हासिल करने के लिए वरिष्ठ बहन को बधाई। जी जियो शिनू वांग, ग्रैंड मास्टर क्षेत्र हासिल करने के लिए वरिष्ठ बहन को बधाई। काओ में जियो जियोंग रुवानतांग, वरिष्ठ बहन का भाई, क्या ये जियांग चे है जो हमारे स्कूल की लोकप्रिय शख्सियत है, जिसे स्कूल के नंबर 1 हॉटरोक का दर्जा दिया गया था? उसके पास वास्तव में ऐसे खजाने हैं, हे। काओ में जियो जियोंग रुवानतांग, वरिष्ठ बहन, संयोग से मैं भी लिंजियांग विश्वविद्यालय में एक छात्र हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं अनिच्छा से आपके भाई से शादी कर लूं और हम और भी करीब आ जाएं? आखिरकार अच्छे पानी को दूसरों के खेतों में मत बहने दो। क्यू इज वो फैंग यू जियांशे। तुम लड़के इतना गुप्त होकर तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? दूसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में पहुंचने के बाद जियांग चे की रहस्यमय उपस्थिति को देखकर जियांग चेंजो बेहद हैरान महसूस करते हुए हंसे और शाप दिया। ऐसा क्या महत्वपूर्ण था कि उन्हें अध्ययन में इस पर चर्चा करनी पड़ी और वे इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सके? पिताजी, आपको किडनी की कमी है। दरवाजा बंद करने के बाद जियांग चे ने गंभीर भाव से अपने पिता की ओर देखा, शब्द दर शब्द बोलते हुए सीधे उन पर हमला किया। जब जियांग चे आज घर आया तो उसने अपने पिता और मां के बीच के सूक्ष्म वातावरण को देखा। उनके हाव भाव पर एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद वह तुरंत सब कुछ समझ गया।
उनके पिता लगभग 50 वर्ष के थे। वह सप्ताह के दिनों में आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त रहते थे और उनके पास साधना या व्यायाम के लिए समय नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी ऊर्जा एक युवा व्यक्ति जितनी जोरदार नहीं थी। हालांकि उनकी मां 36 साल की उम्र में थी और प्राचीन मार्शल आर्ट की खेती के कारण उन्हें एक उग्र महिला माना जा सकता था। उसके पिता इसे संभाल नहीं सके। बैककोट महिलाएं 30 की उम्र में भेड़िए की तरह होती हैं और 40 की उम्र में बाघ की तरह। ये कहावत सिर्फ बात नहीं थी। पर्याप्त पोषण के बिना किन मिंग जुबान कुछ हद तक उदासीन लग रही थी। आप बकवास कर रहे हैं। उनके गुप्त विचार सीधे उजागर हो गए। जियान चेंजुओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने ऐसी चाल चली मानो इस मुनहफर कमीने बेटे को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसने अपनी कमर से अपना पिलान बाहर निकाला हो। ये देखकर जियान चे की पलकें तेजी से हिल गईं और सुप्त यादों ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे जियान चे जल्दी से बोलने लगा। पिताजी, उत्तेजित मत होइए, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। सचमुच? जियान चेंजुओ रुका। उसने जियान चे को संदेहपूर्ण भाव से देखा, आधा विश्वास आधा संदेह। बेशक ये सच है। दाओवादी मास्टर झांग ने मुझे जो अमृत दिए, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुरुषों को उनकी किडनी को मजबूत करने और उनकी शक्ति वापस पाने में मदद कर सकते हैं। वे हर समय काम करते हैं। जियान चे ने अपने माथे से न के बराबर ठंडा पसीना पोंछा और सिस्टम स्पेस से सावधानी से 5 सफेद जेड चीनी मिट्टी की बोतलें निकाली। उनके अंदर ड्रैगन एसेंस टाइगर विगोर पिल्स थी जो उसने सिस्टम लॉटरी के माध्यम से प्राप्त की थी। कुल मिलाकर 50 गोलियां। एक गोली का असर 7 दिनों तक रह सकता है।